Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing okay. तो लास्ट सेशन में हमने प्रीएम्बल के बारे में किया था और हमने आर्टिकल 1 to 11 तक हमने कर लिया था, जिसके अंदर यूनियन और टेरिटरीज इंडियन के बारे में हमने पढ़ा था और साथ ही साथ हमने सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा था। और जो सिटीजनशिप हमने बोला भी था कि 1950 तक जो सिटीजनशिप हमारी थी, उसके बाद वो जितने भी 11 आर्टिकल हैं वो हमारे उसके बाद काम नहीं करने, वो एक तरीके से नल, वो किसी काम के नहीं रहे। मतलब अब वो क्यों, वो कब तक उनका काम था, 1950 तक था। उसके बाद फिर जो हमारी क्या थी, मैंने आपसे बात की थी, हमारी जो सिटीजनशिप है वो किस पे डिपेंड करती है हमारे, वो हमारे डिपेंड करती है पार्लियामेंट पे। क्योंकि उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ही क्या कर सकता है, उसके बाद डिफाइन कर सकता है कि इंडियन सिटीजन कौन है, सिटीजनशिप किसको मिल सकती है, ये प्रिविलेज और पावर किसको मिल गई, पार्लियामेंट को। तो फिर उन्होंने एक्ट पास किया, कौन सा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, सॉरी सिटीजनशिप एक्ट उन्होंने पास किया फर्स्ट ऑफ ऑल। कब किया उन्होंने, 1955 में। और फिर उसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट आई थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो भाई 2019 में। और उसके बारे में आपको मैंने ब्रीफ बता दिया था कि अगर आपसे वहां से क्वेश्चन पूछा गया तो आप वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, जो हमने लास्ट केस में किया हुआ सेशन में हमने किया था। तो आज हम क्या करने वाले, फंडामेंटल राइट्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेशन है आपके लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, कम से कम एक क्वेश्चन होने का तो ज़्यादा चांस है। तो आप इसमें थोड़ा ध्यान रखें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इन्हें फंडामेंटल कहते ही क्यों इन राइट्स को, क्योंकि बाकी भी तो हमारे कुछ राइट्स हैं, बट हम इन्हें ही फंडामेंटल क्यों कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले। इसे हम फंडामेंटल इसलिए कहते हैं बेसिकली, इन्हें हम फंडामेंटल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, दीज राइट ऑफ फंडामेंटल बिकॉज ऑफ टू रीजन। इसके भी दो रीजन है। क्या, फर्स्ट, दे आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक अगर आर्टिकल सिर्फ इन्हीं के बारे में, तो इनका मेंशन तो है। और हमें ये गारंटी मिलते हैं कि मतलब ये हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। इनका नाम फंडामेंटल क्यों है, क्योंकि एक बार अगर कोई भी चीज़ फंडामेंटल राइट के अंडर आ गई तो वो गवर्नमेंट को देनी ही पड़ेगी, बाय हुक और क्रुक, डज नॉट मैटर। अब आप एंटाइटल हो चुके हो, अब आपको मिलने ही मिलने वाली है वो। लाइक जैसे हम बोल सकते हैं क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको क्या मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अगर उन्होंने कहा कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, अनटचेबिलिटी खत्म करनी ही करनी पड़ेगी। जैसे हम मान लेते हैं कि राइट टू एजुकेशन, इस टाइम जो राइट टू एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट्स में आता है, तो आपको राइट टू एजुकेशन मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको एजुकेशन नहीं मिल रही है तो आप क्या कर सकते हो, सेकंड स्टेप, जस्टिशिएबल है ये, तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हो। जब कोई भी चीज़ जस्टिशिएबल होती है, कोई भी चीज़ एनफोर्सेबल होती है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है तो आप डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हो। आप चाहे हाई कोर्ट जाओ, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाओ। क्यों, क्योंकि फंडामेंटल राइट के केस में आप डायरेक्ट हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो। तो ये दो मतलब है इसके, क्या, इन राइट के फंडामेंटल होने के। फंडामेंटल राइट्स के अलावा और कोई ऐसे राइट्स नहीं है जहाँ पे आपको गारंटी मिलती हो कि अगर सरकार को आपको देने ही देने पड़ेंगे, तो तभी इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स को भी हमने क्या किया हुआ है, मेन मेन 6 ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्या करके रखा हुआ है, डाल के रखा हुआ है। अब ये 6 ब्रैकेट्स हमने किस किस में आई है, ओवरऑल व्यू में मैं आपको बता दूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, राइट टू इक्वालिटी। जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है, इसको हमने फर्दर क्या किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से आगे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक मैं जैसे मैं बता देता हूँ आपको, 14 से लेकिन 18 आर्टिकल, मतलब क्या हो गया, जो 5 आर्टिकल है वो सही राइट टू इक्वालिटी को लेकर है, जिन्होंने इक्वालिटी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताया है कि आपको इक्वालिटी कैसे मिलेगी। इन आर्टिकल्स में इस तरीके से बताया हुआ है। फिर आपको राइट टू फ्रीडम मिलती है। फ्रीडम आपको कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 19 से 22 तक। अब आपको बताया हुआ है कि सिर्फ फ्रीडम यही नहीं होती कि आप क्या कर सकते हो, कहीं भी आप बाहर जा सकते हो, सिर्फ आपको आज़ादी, आप अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जियो। इस फ्रीडम में बहुत चीज़ें आती हैं जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, कि राइट टू लाइफ आपकी, आपके लिए फ्रीडम है। आप इंडिया में किसी पार्ट में भी घूम सकते हो, वो आपको फ्रीडम है। आपको अगर मिनिमम वेजेस नहीं मिल रही हैं तो आपको वो फ्रीडम क्या हो रहा है, नहीं मिल रही है, आपको रहने की आज़ादी नहीं मिल रही है, वो भी आपको राइट टू फ्रीडम के खिलाफ है। ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, राइट टू फ्रीडम में। फिर में आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर हम, ऑब्वियसली बात है कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो अंग्रेज़ों की गुलामी कर करके हम बहुत, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो ऑब्वियसली बात है ये आर्टिकल डालना ज़रूरी था, ताकि हमारे इंडियंस को क्या किया जा सके, एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके।
तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन कहाँ से कहाँ आ गए, हमारे आर्टिकल 23 और 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अब आपको पता है कि हमारे इंडिया का एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीजियस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के पीपल रहते हैं, एथनिसिटी के, हमारी डिफरेंट कास्ट है, हम बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ पे बिलीफ सिस्टम है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आपको सेकुलर कंसेप्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि कल हमने जब प्रियम्बल पढ़ा तो प्रियम्बल में भी लिखा होता है क्या, सेकुलर, हमारी कंट्री सेकुलर है, तो हम क्या करते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी देते हैं। वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 25 से 28 तक। फिर हमारे कौन से आते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, अब ना क्या होता है कि हमारा इंडिया का अपना कल्चर है, अपना हेरिटेज है, तो हमने इसके लिए भी आर्टिकल रखेंगे। हमने क्या बच्चा करना है, अपनी लैंग्वेज को बताना है, जो डिस्टिंक्ट हमारी लैंग्वेजेस हैं, हमारी डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस को, स्क्रिप्ट्स हैं, हमने हर एक उस चीज़ को बचाना है जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है। क्योंकि हम बोलते हैं ना, हम इंडियन, एज अ इंडियन प्राउड है अपने किसको, कल्चर को लेके। तो ये कल्चर किस आर्टिकल में आ जाते हैं, प्रोटेक्शन उनकी 29 और 30 में। और फिर लास्ट हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये हमारा किस आर्टिकल के अंदर, राइट टू, सॉरी, आर्टिकल 32 में। बेसिकली इसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है, इसमें उन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपका कोई भी लॉ, जो सॉरी आपकी जो कोई भी राइट है, जो हमें पीछे हमने बात की है जिनकी, अगर वो आपका वायलेट होता है तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, मुझे ये लॉ नहीं मिल रहा है। इसकी हमने बात की थी ना, जस्टिशिएबल, ये फंडामेंटल राइट के हैं, जस्टिशिएबल हैं। अगर आपकी वो कोई आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, स्टेट प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो आप डायरेक्ट कहाँ पे जा सकते हो, जुडिशरी की हेल्प ले सकते हो। तो वो हेल्प आपको कहाँ से मिलती है, इस आर्टिकल की वजह से, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की वजह से। अब आप देखना मैंने क्या बोला, राइट टू इक्वालिटी में कितने आपके आगे, 5। राइट टू फ्रीडम में आपके कितने आगे, 4। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आपके कितने आगे, 2। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आपके कितने आगे, 4। राइट टू एजुकेशन राइट्स में कितने आगे, 2। और लास्ट में क्या आपका कौन सा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। इस तरीके से आपका क्या फार्मूला बनता है, 5 4 2 4 2 1। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। बस आपको ये क्या रखना पड़ेगा, क्रोनोलॉजी में इसको याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू इक्वालिटी आती है, फिर राइट टू फ्रीडम आती है, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आती है, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है। इस तरीके से अगर आप याद रख लोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या, ये 14 से अगर स्टार्ट होते हैं, 14 15 16 17 18, तो राइट टू इक्वालिटी में 5 आने वाला। ठीक है, क्योंकि पहले आपको बिग पिक्चर आनी चाहिए, फिर हम चलेंगे नीचे कि 14 से 18 तक आर्टिकल में आ क्या रहा है। फिर उसके बाद क्या आता है, अब आपने 5 कर लिया ना, अब आपको याद कैसे करना है, 5 में से हमने एक माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ गया 4। बस अब सिंपल सी गेम क्या है, डबल करो फिर उसका हाफ कर दो, फिर डबल करो फिर उसका हाफ कर दो, ऐसे ही चलता रहेगा। जो 4 था, 4 का हमने हाफ कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास 2, फिर 2 का हमने फिर डबल कर दिया, हमारे पास आ गया 4, फिर 4 का हमने हाफ कर दिया, फिर हमारे पास क्या आ गया 2, फिर जब हमने 2 का हाफ कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 1। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल है राइट टू इक्वालिटी, उसमें क्या आ रहा है, हमारा 5 आर्टिकल्स हो गए। सिंपल तरीके से याद रखना, आपको सिर्फ याद रखना 14 से स्टार्ट हो रहा है, और आगे आपको ये फार्मूला अगर याद है तो आपको पता चल जाएगा किस आर्टिकल में कितने, 5 4 2 4 2 1। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि राइट टू इक्वालिटी वगैरह इन सब में है क्या ऐसा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्वालिफाइड राइट्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक तरीके की आज़ादी दे दी है कि आप कुछ भी कर लो जाके। ठीक है, अगर आपको आज़ादी दी है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है, तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाके मुंह फाड़ के आ जाओगे। दैट डज नॉट मीन, ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। देखो, दो टाइप के राइट होते हैं, होता है क्वालिफाइड और एक होता है एब्सोल्यूट। जो क्वालिफाइड होते हैं, क्वालिफाइड क्या होते हैं कि आपके ऊपर ना रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पुट की जा सकती हैं। आपको क्या बोला जाता है कि हाँ, आपको बिल्कुल आज़ादी है, पर आप कम से कम ये दो तीन चीज़ें नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप ये दो तीन चीज़ें करते हो तो दूसरे लोगों को फर्क पड़ता है आपसे। जब दूसरे लोगों को आपसे फर्क पड़ रहा है तो उनके भी फंडामेंटल राइट क्या हो रहे हैं, इन्फ्रिज हो रहे हैं। जैसे फंडामेंटल राइट क्या, हमारा आर्टिकल 21 में लिखा है राइट टू लाइफ। मतलब क्या कि एक इंसान के पास राइट है जिंदा रहने का। अब आप जाके उसको मार नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको मारोगे तो उसका राइट ऑफ लाइफ क्या हो रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। वो आप क्या कर रहे हो, उसे छीन रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आपको सजा हो सकती है। इस तरीके से कुछ लॉ क्या होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, जिसमें आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाल दी जाती है।
और कुछ लॉ होते हैं जो एब्सोल्यूट होते हैं, जिसमें आपको कोई इफ एंड बट नहीं है। अगर उन्हें लॉ लिख दिया तो वो पत्थर की लकीर, आपको मानना ही मानना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है। और हमारे सिर्फ एक ही राइट है जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कि एब्सोल्यूट राइट है, वो आर्टिकल 17। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे 17 में आपको उसके बारे में बताऊंगा। बट हमारे फंडामेंटल राइट स्टार्ट कौन से होते हैं? 12 से लेकर 35 तक। इसके बीच हमारे जितने भी आर्टिकल हैं सब के सब क्वालिफाइड है, मतलब हर किसी की कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास। देखो, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल आर नॉट एब्सोल्यूट एक्सेप्ट द राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, जो कि क्या है हमारा आर्टिकल 17, कि हमने अनटचेबिलिटी को क्या करना है, खत्म करना है। अगर आप कहीं भी अनटचेबिलिटी देखते हो तो आपको सजा हो, मतलब आप करते हो तो आपको सजा होगी। इसका मतलब क्या है कि ये कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं बोल सकते कि नहीं भाई, अगर आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो तो आप पे ये राइट नहीं लगेगा, अगर आप इस जगह से रहने वाले हो, जो आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो, आप इस रिलीजन से बिलोंग करते हो, नहीं, डज नॉट मैटर। अगर आप अनटचेबिलिटी करते हो तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, आपके ऊपर केस हो सकता है, आपको कॉन्सिक्वेंसेज झेलनी पड़ सकती है। ठीक है, तो वो आर्टिकल कौन सा, 17। बाकी इसके अलावा ना सबके सब क्वालिफाइड राइट है, सबकी कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, दे आर क्वालिफाइड विद द लिमिटेशंस एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी फीचर्स इन द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब क्या आता है, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ द राइट। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने बात की है क्या, इनको फंडामेंटल कहा क्यों किया जाता है, क्योंकि इनको इन्फोर्स किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स हैव बीन मेड जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल मतलब क्या हो गया कि इफ any of these rights are violated by the government or anyone else, the individual has the right to approach the Supreme Court or the High Court for the protection and the enforcement of his her fundamental। आप क्या कर सकते हो, आपके पास पूरी आज़ादी है, आप कोर्ट में जा सकते हो। फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज है ना आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो हर चीज क्या है, अमेंडेबल है। बट उससे ना एक कंडीशन है कि आप किस चीज को अमेंड नहीं कर सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर को। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर होगा कि कुछ ऐसी चीजें हमने रखी हैं जिनको देख के हमने क्या किया, अपना पूरा क्या बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। वो कोर वैल्यूज जिनको हम बेसिक स्ट्रक्चर में मान सकते हैं, एक तरीके से बोलूं क्या, कोर वैल्यू। क्योंकि अगर ये ही खत्म हो गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कोई नहीं, तो उन्होंने बोला कि आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो, डज नॉट मैटर। ठीक है, बट कोर वैल्यूज चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर हम क्या कर रहे हैं, हमें राइट टू फ्री स्पीच मिला है, ठीक है, तो आप चेंज लाके ये नहीं बोल सकते कि नहीं, आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ये बात इन्होंने अमेंडमेंट कर दी कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते, आपका राइट टू फ्री स्पीच चला गया। ठीक है, आपकी ये कोर वैल्यू ही खत्म होगी। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सा काम है कि आप अमेंड कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स को, बट आपकी बेसिक नहीं होना चाहिए। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई कहां से थी, केशवानंद भारती केस से आई थी। इन शॉर्ट में आपको बता दूं, जहां पर ने बोला था कि कुछ ऐसी चीजें, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने प्रियम्बल पढ़ा था। प्रियम्बल हमने क्या पढ़ा था, प्रियम्बल हमने बोला था कि हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारी सोशलिस्ट कंट्री है। ठीक है, हम सोवरेन नेशन है, सोशलिस्ट अप्रोच हम रखते हैं, हम यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, हम सेकुलर कंट्री है, हम यहाँ पे लिबर्टी प्रोवाइड करते हैं सबको। ठीक है, हमें यहाँ पे जस्टिस भी मिलती है सबको। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं। तो ये सब हमारी क्योंकि कोर वैल्यूज, अगर हम इनमें से एक कोर वैल्यू भी उठा लें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वैसा नहीं रहेगा। तो हमने क्या बोलना है कि बेसिक स्ट्रक्चर को हमने मेंटेन रखना है, पर आप चेंज ला सकते हो। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। देखो, फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, सैक्रोसेंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंट यही रहेंगे, चेंज आता रहता है। परमानेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, वो क्या कर सकता है, कोई भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो कहाँ से आई थी, केशवानंद भारती केस से आई थी। उससे पहले काफी ज्यादा चलती रहती थी क्या, इनकी तसल चलती रहती थी क्या, तसल ये थी कि जो आर्टिकल 32, सॉरी हम आगे आर्टिकल पढ़ेंगे, कौन सा नाम, हम आर्टिकल 13 पढ़ेंगे। आर्टिकल 13 में क्या, बेसिक आर्टिकल 13 में उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी एक ऐसा लॉ बनाता है पार्लियामेंट जो आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, हम उस लॉ को क्या कर देंगे, नल एंड वाइड, उसको कैंसल आउट कर देंगे। बट ऑन दी अदर हैंड, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि आर्टिकल 368 के अंडर क्या आता है, 368 आर्टिकल के अंदर आता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन।
अगर आपके पास अमेंड करने की पावर है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप अमेंड कुछ भी कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स पे कर सकते हो। बट ऑन दी अदर हैंड आपको आर्टिकल 13 क्या बोल रहा है कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज अमेंड कर रहे हो, फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर रहे हो जो इसके खिलाफ है फंडामेंटल राइट्स के, मतलब कोई भी अगर लॉ बना रहे हो जो फंडामेंटल राइट्स के थोड़ा क्या कर रहा है, कंपैटिबल नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो बताओ कि ज्यादा पावरफुल कौन सा हो गया, आर्टिकल 13 ज्यादा पावरफुल हुआ, आर्टिकल 360 ज्यादा पावरफुल हुआ। तो इसके नीचे बहुत केस चलते रहे, ठीक है, गोलकनाथ केस है, सज्जन सिंह केस आया था, उसके बाद हमारा बेरूबारी केस आया था, लेकिन लास्ट में जो हमारा केशवानंदा भारती केस 1973 में आया था, उसमें ने कहा था कि सिर्फ आपको बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन रखना, आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 में ज्यादा कुछ नहीं है, उन्होंने बोला कि स्टेट की डेफिनेशन दी है कि स्टेट होती क्या है। ठीक है, द स्टेट रिलेट्स द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑल द लोकल्स एंड अदर अथॉरिटीज विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। मतलब कि वो कोई भी ऐसी चीज जो स्टेट के अंडर आ रही है, मतलब जो यूनियन के अंडर आ रही है, यूनियन के अंडर क्या हो गया, यूनियंस में क्या हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए, लेजिस्लेचर हो गए, हमारी जुडिशरी हो गई है। कोई भी चीज अगर गवर्नमेंट से पैसा ले रही है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो गया, पीएसयूज हो गए, कोई भी चीज जो गवर्नमेंट से पैसा ले रही है ना, या किसी, फर्स्ट ऑफ ऑल मनी ले रही है, दूसरा क्या, किसी एक्ट के थ्रू बनी है, एक्ट के थ्रू क्या बना, हम मान लेते हैं कोई भी सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, किसी एक्ट के थ्रू बना, ठीक है, तो ये भी क्या है, गवर्नमेंट, ये एक स्टेट के अंदर आता है, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर। कोई भी ऐसी चीज है जो स्टेट ने बनाई है अपने हाथों से, तो वो किसकी डेफिनेशन के अंदर आता है, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर। बस इन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि लोकल बॉडी से लेके कोई भी चीज जो इंडिया गवर्नमेंट के अंडर आती है वो किसकी किसके डेफिनेशन में आती है, स्टेट। द बॉडीज which have been vested with the power to make laws and have been created by the constitution, या किसी लॉ से बना, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे बनाया, have been included within the state, ठीक है, the ambient of the state. It includes executives जो लॉ इंप्लीमेंट करते हैं, as well as legislative organs जो लॉ बनाते हैं of the union and the states। ठीक है, कोई भी अगर लॉ यूनियन जो स्टेट बनाता है वो सब इसी के अंडर आते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट विद एग्जीक्यूटिव पावर। प्रेसिडेंट ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में एक पोस्ट है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये भी स्टेट के अंडर आएगा। गवर्नर्स आएंगे, एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, डिपार्टमेंट्स आएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा, एम्स आएगा जो गवर्नमेंट के थ्रू बनता है, ये इंस्टीट्यूशन कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत एंड अदर सिमिलर लोकल अथॉरिटीज एंड ऑल अदर सिमिलर ऑर्गन्स कंपनीज कमिंग अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। अब बात आती है कौन सी, आर्टिकल 13 की। ठीक है, 12 में सिंपल से स्टेट की डेफिनेशन दिया, आर्टिकल 13 की बात आती है कि द लॉ इनकंसिस्टेंट विद or in derogation to the fundamental rights in so far as they are inconsistent with the provisions of the part shall be void। मतलब कोई भी ऐसा लॉ है जो इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट्स, तो हमने क्या कर देंगे, उसे हम वाइड कर देंगे, हम उसे खत्म कर देंगे। द स्टेट shall not make any law which takes away or abridges the rights of conferred by the part third of the constitution। पार्ट थर्ड कौन सा हो गया, अभी हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में क्या आता है, मतलब अभी नहीं पढ़ा था, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 1 to 4 किसके आते हैं, यूनियन एंड इंडिया की यूनियन और एंड इट्स टेरिटरी। देखो ये यूनियन टेरिटरी नहीं है, ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट में आता है, इस पार्ट सेकंड में क्या आ रहा था हमारा, सिटीजनशिप, और पार्ट थर्ड में हमारा क्या आ रहा है, फंडामेंटल राइट्स। अगर कोई भी एक ऐसा लॉ बनाती है, स्टेट बनाती है जो क्या करता है, ब्रिज करता है पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है, तो हम क्या कर देंगे, एनी लॉ मेड इन द कॉन्ट्रावेंशन टू दिस क्लास शैल बी डीम्ड एज, उस लॉ को क्या कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द कोर्ट्स। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे कोर्ट है, जो हमारी जुडिशरी है, वो किसके रखवाले, वो कौन है, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The effect of Article 13 of the fundamental rights cannot be infringed by the government either by enacting a law or through administrative action। मतलब तो फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकते किसी के, एज सिंपल एज दैट। फिर बात आती है, अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में हमारा क्या है, 14 से 18 मैंने अभी आपसे बात की थी कि जो हमारे फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी है, जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है हमारा, वो कहां से कहां तक है, 14 से लेके हमारा कहां तक है, 18 तक है।
और आर्टिकल 14 सबसे पहले हमारी बात करते हैं, वो प्रोवाइड क्या कर रहे हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम ऑब्वियसली बात है, जब भी कोई चीज़ हम स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहली बात क्या करेंगे कि हर किसी को इक्वालिटी मिले, क्योंकि जब किसी को इक्वालिटी मिल रही है तभी आगे क्या हो सकता है कि कंट्री का अच्छी तरीके से चल सकती है। तो हमने सबसे पहले इक्वालिटी स्टार्ट की, और इक्वालिटी के अंदर हमने 5 जो एक्ट आर्टिकल्स रखे। और पहला आर्टिकल क्या है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। ये स्टेट डिनाई नहीं करेगा, मतलब क्या है कि स्टेट की आंखों में क्या है, हर कोई इक्वल है बिफोर द लॉ, हर किसी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। देखो इसमें भी दो टाइप के आगे बाइफरकेट हो जाता है, एक होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ और एक होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो मोर लाइक एक इंग्लिश है, मतलब ब्रिटेन से हमने लिया हुआ है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किसका है, ये हमारा अमेरिकन यूएसए से लिया हुआ है। इन शॉर्ट आपको बता दूं इसमें डिफरेंस क्या है। इस एक तरीके से मान सकते हो ये एक नेगेटिव लॉ है, और एक तरीके से मान सकते हो ये पॉजिटिव लॉ है। मतलब क्या, इस केस में इक्वालिटी बिफोर लॉ में हर कोई ना, जो हमारी गवर्नमेंट है वो हर कोई उसके सामने क्या, गवर्नमेंट के सामने क्या, एक ही जैसा है। मतलब क्या हो गया, अगर मैं रक्षित शर्मा, ठीक है, जम्मू कश्मीर से जो रहने वाला हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, मर्डर करता हूँ, तो मुझे भी मान लेते हैं कि 20 ईयर की सजा मिल रही है। तो अगर कोई एक दूसरा पर्सन है जो उड़ीसा से रहने वाला है, अगर वो भी मर्डर करता है तो उसको भी क्या मिलता है, 20 ईयर की सजा। सेम है, इतनी सिंपल सी बात की है कि आप जितनी प्रॉब्लम करोगे, आप जितना क्या करोगे, डिजर्व करोगे, आपको क्या मिलेगी, हर किसी को इक्वालिटी मिलेगी। अगर आपने एक गलत चीज की है तो जो मुझे सजा मिल रही है तो वो ओडिशा वाले को भी सजा मिलेगी। बट इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम हर किसी को ना इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। इसका ये मतलब कि आपको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, पर आप हर किसी को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कि नाम इसका राइट टू इक्वालिटी है, और आप बोल रहे हो कि इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते, इसका क्या मतलब हो गया। इसका सिंपल सा एक मतलब क्या है, अगर मैंने क्या किया, मैं मेरे पास एक गन है, तो कल मेरे सामने कोई आता है, मैं उसको शूट करता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है देन अगेन मुझे 20 ईयर्स की सजा मिल जाएगी, बात खत्म हो गई। बट ऑन दी अदर हैंड कोई एक बच्चा है जो हार्डली 6 से 7 साल का है, वो अपनी गन से खेल रहा था, ठीक है, और उसके घर में एक ओरिजिनल गन भी पड़ी थी। उसने सोचा, ओरिजिनल गन देखी, उसने बोला, उसने सोचा कि हाँ भाई ये मेरी गन है, तो उसने क्या किया कि अपने किसी घर वाले को शूट कर दिया, तो वो घर वाला क्या हो गया, मर गया। तो अब आप क्या बोलोगे कि उस बच्चे को भी 20 साल की सजा दे दो, ऐसा थोड़ी हो सकता है, क्योंकि उस बच्चे को तो पता भी नहीं है, मीनिंग ही नहीं पता कि गन ये क्या कर सकती है, मरना क्या होता है, क्या होता है। तो हम हर किसी को ये सजा नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या है कि इस केस में हम इक्वालिटी नहीं कर सकते, ठीक है। अंडर सेम कंडीशन में हम चाहे इसमें हम क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी कर रहे हैं, पर इस कंडीशन में हम इक्वालिटी नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी आपको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है। इट मीन्स दैट एवरीवन विल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री, नो पर्सन इज अबव लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ 2 पर्सन कमिट द सेम क्राइम, बोथ ऑफ देम विल गेट द सेम पनिशमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। बट अगर क्या होता है, कभी कभी आपको इक्वल प्रोटेक्शन भी मिलती है, कि अगर आपको नहीं पता, क्योंकि तभी आपने सुना होगा जुवेनाइल, जब आपने सुना होगा कि कोई भी अगर पर्सन है जो 18 ईयर से पहले अगर कोई क्राइम करता है, उसको जुवेनाइल जेल में भेज दिया जाता है। एक तरीके से वो क्या होता है, जैसे हमारे अडल्ट का जेल होता है ना, वो जुवेनाइल वो वाला नहीं होता है, ठीक है। वहां पे क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, सब कुछ कराते हैं। फिर हमारा जाता है आर्टिकल 15। अब देखो आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 15 में किस तरीके से हमने इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बोला कि सब इक्वल है। अब आर्टिकल 15 में हम क्या बोल रहे हैं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किन किन ग्राउंड्स में, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। आप इन केसेस में क्या नहीं कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो किसी के साथ। आप ये नहीं बोल सकते हो कि तुम दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हो तो तुम्हें ये जॉब नहीं मिल सकती, या तुम ये काम नहीं कर सकते, या तुम किसी दूसरी रेस से बिलोंग करते हो तुम ये काम नहीं कर सकते, या तुम किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तुम ये, ठीक है। अगर आप तुम लड़की हो ये काम नहीं कर सकते, तुम ट्रांसजेंडर हो ये काम नहीं कर सकते, जब किसी प्लेस ऑफ बर्थ से बिलोंग करते हो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इसको प्रोहिबिट किया गया आर्टिकल 15 के अंदर।
Article 15 guarantees equalities to all citizens. This protection is necessary to bring about the social equality. Every citizen of India has a equal access to the shop. हर किसी को equal access है, ठीक है। आप रिलीजन देख के नहीं किसी को सामान बेचते हो, आप सीधा आते हो, आपके पास बोलते हो कि आपके परचेजिंग पावर है, पैसे दो ले जाओ। अब रेस्टोरेंट में किसी आने के लिए रोक सकते हैं। प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट और इन द यूज ऑफ वेल टैंक रोड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। देन अगेन मैंने आपसे कहा है कि फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स के क्वालिफाइड है, तो मतलब आप डिस्क्रिमिनेट, मतलब कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होंगी, ठीक है। जैसे एक्सेप्शंस के कि स्टेट क्या कर सकता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। मतलब क्या कि अगर स्टेट को लग रहा है कि वुमेन को काफी जगहों में उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, तो उनकी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या कर सकते हैं, वो उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना। अगर आपको लग रहा है कि SC और ST काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं, उनको इतने ज्यादा मौके नहीं मिले, तो आप उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हो, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस और कंसेशन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस कैन आल्सो बी मेड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। किसी भी सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लास के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। और जो हम 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो हमें 10% कोटा नहीं मिला था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इधर से क्या पता चल रहा है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मिला था कोटा, वो किस अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था, 103rd। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं कि 100 कौन सी थी, क्योंकि ये लेटेस्ट जो 4-5 है, कम से कम इतनी तो आपको पता होनी चाहिए। 101st कौन सी थी, 102nd कौन सी थी, 104 कौन सी थी, 105 कौन सी थी, क्योंकि अभी तक 105 ही हुई है आई थिंक अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, आप ये कर सकते हो। आर्टिकल 16 में क्या लिखा है कि आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब आपको अपॉर्चुनिटी भी दी जा रही है, कैसे दी जा रही है, द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जब आप क्या करते हो, कोई भी एग्जाम दे रहे होते हो जो किसके रिलेटेड होता है, गवर्नमेंट के रिलेटेड, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, लाइक आप UPSC का एग्जाम दे रहे हो, आप JKPSC का एग्जाम दे रहे हो, आप SI का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, JKSSB जो ले रही है, आपसे कभी ये नहीं बोला जाता कि 20% रिजर्वेशन हिंदू की है, 20% रिजर्वेशन मुस्लिम्स की है, 30% रिजर्वेशन सिख्स की है, या 4% रिजर्वेशन क्रिश्चियन की। ऐसा आपको कुछ नहीं बोला जाता, ठीक है। रिजर्वेशन होती है बट इन बेसिस में नहीं होती है, वो किन बेसिस में होती है, एजुकेशनली बैकवर्ड और सोशली बैकवर्ड, ठीक है। इन दो बेसिस में हो जाती है। ऑल सिटीजन कैन अप्लाई एंड बिकम एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट। कोई भी अप्लाई कर सकता है और कोई भी एम्प्लॉय बन सकता है स्टेट का। मेरिट्स एंड क्वालिफिकेशन विल बी द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। मेरिट्स आपके चेक करेंगे, आपके पास डिग्री है या नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपने एग्जाम क्वालिफाई किया या नहीं किया। और रिक्रूटमेंट के एग्जाम्पल क्या हो गया, वो UPSC SSC कोई भी एग्जाम है। स्पेशल कंडीशन अंडर आर्टिकल 16, ऑफ कोर्स मैंने आपको देन अगेन कहा है कि ये अगेन ये राइट कौन सा है, क्वालिफाइड है, ना कि एब्सोल्यूट है। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें फिर कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस पक्का होंगी। देयर आर स्पेशल प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन of the post of citizens belonging to scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes, and most recently coincided with the economically weaker sector. अब स्पेशल कंडीशन देते हैं आर्टिकल 16 के अंडर, द स्टेट कैन मेक प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन इन द मैटर ऑफ प्रमोशन टू द एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पोस्ट इन द सर्विस अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो आपको रिजर्वेशन प्रमोशन मिल सकती है, ये सिंपल सी बात की जा रही है। देखो अब आ जाता है कौन सा, इकलौता, वन एंड ओनली एब्सोल्यूट राइट। ये बात जरूर याद रखना, अगर आपसे उन्होंने पूछ लिया कि कौन सा फंडामेंटल राइट है जो एब्सोल्यूट है, मतलब जिसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, किसी जगह में ये जाके नहीं बोल सकते कि हाँ ये इस कारण हमने क्या किया कि आर्टिकल 17 को अलो किया, हमने क्या बोला कि इसका वायलेशन कर लेते, बट नहीं, इसका एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। This provision is an effort to uplift the social status of millions of Indians who has been looked down upon and kept at a distance because either of their caste or the nature of their profession. ठीक है,
क्योंकि हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेट ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द काम देखो कि मैनुअल स्कैवेंजिंग, ठीक है, लास्ट टाइम अभी तो 2018 में एक लॉ पास किया गया था जिसमें रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर किया गया था, बट वो क्या हो गया उनकी, किस चीज़ की वजह से हो गया, प्रोफेशन, वो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या हो गया कि वो ह्यूमन एक्सक्रीटा क्या करते थे, डिस्पोज करते थे, तभी लोग क्या करते थे, उनसे दूर रहते थे। और मोस्ट ऑफ देयर प्रोफेशन वो किससे बिलोंग करते थे, बैकवर्ड क्लासेस से, लाइक एससी एसटी से और अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते थे, ये किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के पीपल थे। तभी उन्होंने क्या क्या कहा कि अबॉलिशन को क्या करना है, अबॉलिशन करना है किसका, अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, क्यों, क्योंकि अब आप देखोगे अगर हमें किसी, मैं अपने नाम के पीछे लगा दूं कोई टाइटल लाइक राजा रक्षित, ठीक है, तो पीछे राजा लगाने से ऑब्वियस सी बात है कि आपकी रैंकिंग पहली बढ़ रही है। और कोई एक ऐसा टाइटल जो मुझे, सपोज के मान लेते हैं कि मैं एक बड़े परिवार से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है, बट सिर्फ मैं उस परिवार में पैदा हुआ हूँ, उसकी वजह से वो मुझे टाइटल दे दे कि हाँ भाई आज से तुम्हारा नाम है संरक्षित। अगर मैंने कुछ उसके लिए काम किया होता, मैंने कुछ ऐसा किया होता जिसके लिए वो मुझे टाइटल मिलता, तो बात ठीक थी भाई, ओके, बट बैठे बिठाए मुझे एक टाइटल मिल गया, तो उससे क्या होता है कि सेंस ऑफ इंफीरियरिटी और सेंस ऑफ सुपीरियरिटी सेम टाइम में आती है। मुझे सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आ जाएगी, और एट द सेम टाइम जो लोग मेरे सामने होंगे, जो आगे पीछे होंगे, उनको सेंस ऑफ इंफीरियरिटी फील होगी कि हम संरक्षित से बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसे सेंस ऑफ इंफीरियरिटी किसी के दिमाग में चल रही है तो इक्वालिटी अचीव नहीं की जा सकती। तब इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा टाइटल है जो ब्रिटिशर ने दिया था, लाइक सर, नाइटहुड, राज, राय बहादुर, विच वर गिवन टू द ब्रिटिश लॉयलिस्ट, ऑब्वियसली बात है ब्रिटिश उसी को टाइटल देंगे जो ब्रिटिश को लॉयल थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, हैव बीन अबॉलिश, उनको अबॉलिश कर दिया गया बिकॉज दे क्रिएटेड डिस्टिंक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट, आर्टिफिशियल नेचर के साथ। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना कि सिर्फ आपको एक टाइटल दे दिया और आप बहुत ज़्यादा चोट मार के बैठ गए हो, ये चीज़ उन्होंने क्या की, खत्म की। उन्होंने बोला कि जब तक ये चीज़ नहीं होगी हम इक्वालिटी अचीव नहीं कर सकते। नो टाइटल नॉट बीइंग इन अ मिलिट्री एकेडमी डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द। इसका मतलब है कि आप कोई टाइटल नहीं रख सकते, नहीं, आप वो टाइटल रख सकते हो अपने नाम के पीछे जिन टाइटल में क्या आपने हार्डवर्क किया है, अचीवमेंट की है, ठीक है, तब जाके वो मेरिट मेरिट बेसिस में आपको क्या मिला, वो टाइटल मिला, वो आप रख सकते हो। लाइक जैसे आप डॉक्टर बन गए, आपने नाम के पीछे लिखा है डॉक्टर, अब डॉक्टर आपको इसलिए थोड़ी पोस्ट मिली है कि आपके पिता डॉक्टर थे और अब उन्होंने बोला कि हाँ भाई आप भी हम नाम के पीछे डॉक्टर लगा दो, जो आपके पीछे नाम के पीछे इंजीनियर लगा दो, अब अपने नाम के पीछे आईएएस लगा दो, एसडीएम लगा दो, डीएम लगा दो, कुछ भी लगा दो, वो आपने अपने मेरिट बेसिस में लिया है, वो आपने कमा के लिए है, तो इसलिए आप वो टाइटल में लगा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकने वाला। अगर आपने पीएचडी की है तो आपके पीछे डॉक्टर लग सकता है। देन अगेन आपको क्या दिया जा रहा है, अगर देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कन्फर सिविल एंड मिलिट्री अवार्ड्स टू दोस्त हु हैव रेंडर्ड मेरिटोरियस सर्विस टू द नेशन इन डिफरेंट फील्ड। जैसे हम हमारे देखो अभी तक की, अगर हमें प्रेसिडेंट अगर दे रहे हैं, क्या भारत रत्न भी दे रहे हैं, पद्म विभूषण दे रहे हैं, पद्म भूषण दे रहे हैं, पद्मश्री दे रहे हैं, मिलिट्री अवार्ड लाइक वीर चक्र दे रहे हैं, परमवीर चक्र दे रहे हैं, हम उनको भी नहीं कर सकते, नाम के पीछे प्रीफिक्स नहीं यूज कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि भारत रत्न रक्षित शर्मा, जैसे इस टाइम आपने सुना होगा भारत रत्न का रिवॉर्ड किसको मिला हुआ है, विराट कोहली को, ठीक है, तो इस विराट कोहली का नाम आज अभी भी सुनोगे ना, तो अभी भी सिर्फ क्या बोलते हैं, विराट कोहली, ना कि भारत रत्न विराट कोहली। तो आप सिर्फ कौन से, कोई अगर आपको दे रहा टाइटल तो आप वो यूज नहीं कर सकते, अगर आप खुद कमा रहे हो तो आर्टिकल वो टाइटल आपका है। तो ये जो हमने 5 आर्टिकल पढ़े, ये किस में आ रहे, राइट टू इक्वालिटी में आ रहे। अब हम चलते हैं राइट टू फ्रीडम में। देखो उससे पहले ये लिखा हुआ है कि हम प्रीफिक्स कर सकते हैं क्या, डॉक्टर, ठीक है, मेजर, इंजीनियर, ये सब क्यों, क्योंकि हमने मेरिट बेसिस में क्या किया, खुद कमाए हुए, सिंपल सी बात है। फिर बात आती है राइट टू फ्रीडम। अब हमें फ्रीडम की बात करेंगे, हमें इक्वालिटी मिल गई है, जब हमें इक्वालिटी मिले तो हमने बोला कि हाँ हमारे पास क्या होनी चाहिए, फ्रीडम भी होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारे राइट टू इक्वालिटी के कितने आर्टिकल थे, 5, कहाँ से कहाँ तक, 14 से 18 तक। अब हमारे जो है 4 आर्टिकल आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने -1 कर दिया, मैंने आपको जो फार्मूला बताया था, इसका मतलब क्या है, 19 से लेकर 22 तक ये चलेंगे। तो कौन से हो गए हमारे राइट टू फ्रीडम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू फ्रीडम टू ऑल सिटीजन, ऑब्वियसली बात है वो हर किसी स्टूडेंट्स को मिलेगा राइट टू फ्रीडम। द राइट टू स्टिपुलेटेड अंडर आर्टिकल 19
इस इन अंडर जो है राइट्स हैं इनके अंडर आते हैं। दी प्रीएम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट गारंटी, क्योंकि हमने प्रीएम्बल में भी पढ़ा था, वहां पे क्या मिला था, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, हमें इन सब की क्या मिल रही थी, लिबर्टी मिल रही थी। इनको सिटीजन्स ऑफ इंडिया को हम सबको एक लिबर्टी मिल रही है। लिबर्टी क्या हो गया कि आपको फ्रीडम मिल रही है कि आप ये सब कुछ कर सकते हो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 19 में क्या होता है कि हर सिटीजन के पास क्या होना चाहिए। जो आर्टिकल 19 है ना, इसके सब क्लास बनेंगे, जैसे ए बी सी, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि आर्टिकल 19 के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला। आर्टिकल 19 में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिलेगा, सब क्लास ए में जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि आप कुछ भी खड़े होके कहीं पे भी मुंह फाड़ सकते हो। पर आपके मुंह फाड़ने से सिंपल सी बात है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक जगह खड़े होके क्या कर रहे हो, खड़े होके बोलो कि देखो हमें क्या करना चाहिए, वुमेन को ज़्यादा इंकरेज करना चाहिए, उनको पैसे प्रोवाइड करने चाहिए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप में अंदर लाना चाहिए, कुछ ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन करनी चाहिए। आप इसका मतलब क्या कि सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए बात कर रहे हो, ये आपका हक है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक जगह खड़े होके पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने शुरू कर दो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद नारे लगाना शुरू कर दो, तो वो गलत है। ठीक है, वो स्टेट आपके एंटाई क्या हो जाएगा, कंट्री हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी कंट्री के खिलाफ बोल रहे हो, सिंपल सी बात है। तो वहां पे वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि आप अपनी कंट्री के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप कुछ गलत नहीं बोल सकते हो। आप फ्रीडम आपको मिली है, जब आपको बोलने की आपको आज़ादी मिली है, तो आप सिर्फ क्या करो, ऐसी चीज़ बोलो जिससे सोसाइटी की बेटरमेंट हो। आप अपना अगर कोई अच्छा प्रोपेगेंडा ला रहे हो, आपको लगता है कि हाँ गवर्नमेंट हमारा अच्छा काम नहीं करे, तो गवर्नमेंट के गलत काम के बारे में बोलो। ठीक है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करो, हर चीज़ कर सकते हो, डज नॉट मैटर। कुछ चीज़ें जो आपको वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फ्रीडम, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिलती है। ठीक है, सब क्लॉज बी में क्या है, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आप किसी भी जगह असेंबल हो सकते हो। लाइक जब आपने देखा होगा कि जब फार्मर लॉ आए थे, 3 आए थे, तो आपने देखा होगा काफ़ी हमारे कंट्री में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, मोस्टली पंजाब में क्या होता कि फार्मर्स की काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, सड़क बना के थे, उन्होंने क्या करके रखा था, काफ़ी देर मोर्चा बना के रखा था। तो उनको उससे क्या बोलते हैं, वो आपको फंडामेंटल राइट है कि आप असेंबल हो सकते हो, लेकिन सिर्फ पीसफुली। अगर आप वहाँ पे गन वगैरह नहीं ला सकते, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप हथियार लेके घूम रहे हो, आप हथियार नहीं ला सकते, चाकू तलवारें ऐसे नहीं ला सकते, गन्स नहीं ला सकते, लेकिन आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, आप अपनी एसोसिएशन बना सकते हो, आप यूनियन बना सकते हो। ठीक है, जैसे आप कोई भी कहीं खड़े चले, कहीं भी चले जाओ, कहाँ पे अगर आप देखते हो कि एक मोहल्ले में कभी क्या बोल देते हैं कि हाँ यहाँ पे एक एसोसिएशन है, वो क्या करती है, वुमेन्स की बहुत हेल्प करती है, वो चिल्ड्रंस की बहुत हेल्प करती है। एक एसोसिएशन है जो क्या करती है, सिर्फ स्ट्रे डॉग्स के लिए बनी हुई है। ठीक है, स्ट्रे डॉग्स में क्या हो गया कि उनको क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात बोलते हैं कि आपको किसकी बेटरमेंट के लिए कर रहे हो। कि कुछ ऐसे डॉग हैं जिनको बोल रहे हैं कि हम क्या करते हैं, खाना प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बोलोगे कि अच्छी बात है भाई, अगर आप किसी को क्या कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, खाना प्रोवाइड कर रहे हो, एट द सेम टाइम अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एसोसिएशन बना के कर रहे हो, यूनियंस बना के कर रहे हो, तो आपको आज़ादी है, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, आप एसोसिएशन बना सकते हो। अगर आप किसी फैक्ट्री में रहते हो, तो आप वहाँ पे यूनियन बना सकते हो, वहाँ पे आप एसोसिएशन बना सकते हो, डज नॉट मैटर। ठीक है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड इंडिया आपकी क्या कंट्री है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको वहां पे आज़ादी नहीं है घूमने की, तो क्या ही फायदा। ठीक है, ये देखो, ये कौन सा गया, सब क्लास सी था, डी ई एफ नहीं है, जी। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। और देखो ये हर किसी में, मैंने आपको क्या बोल रहा हूँ कि हर किसी में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपको मिल रही है कि आप यहाँ क्या कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। आप किसी के रिलीजन के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप किसी के, हाँ रिलीजन के खिलाफ भी बोल सकते हो, बट आपको देखना पड़ेगा, सेंसिटिविटी मैटर बहुत करता है। तो आप क्या और कर सकते हो, आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर आपका कोई देश का किसी के साथ रिलेशन है, सपोज इंडिया और अमेरिका का अच्छा रिलेशन है, तब उसके खिलाफ भी इतना नहीं बोल सकते। आप किसी कंट्री, दूसरी कंट्री के रिलेशन को खराब हो सकता है, तो वहाँ पे भी आपको किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। अब आपने यूनियंस बनाई है, ठीक है, बनाइए यूनियन। अब ऐसा नहीं है कि आप जब आप यूनियन बना रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि आप अपना नाम डाल दो कि हाँ हमारी कौन सी कोई गैंग है जी, हमारी कोई गैंगस्टर वाली गैंग है, आप ऐसी एसोसिएशन नहीं बना सकते हो। हर चीज़ आप प्रोडक्टिव काम करो, डज नॉट मैटर, बट आप कोई स्टेट के खिलाफ काम करो, वो आपको काम नहीं करने दिया जा सकता। इवन कि अगर आप क्या कर रहे हो, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप यही भी ना पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आपको फ्रीली मूव नहीं करने दिया जा सकता।
अब आप बोलोगे इंडिया में ऐसे कौन से एरिया आ गए जहाँ पे फ्रीली मूव नहीं किया करने दिया जा सकता, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कुछ ऐसी हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, लाइक ट्राइबल्स एरिया काफ़ी ज़्यादा हो गए जहाँ पे उनको पसंद नहीं है कि बाहर के लोग आए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि बाहर के लोग उनका कल्चर समझते नहीं है और क्या करते हैं, उनको इन्वायरमेंट को कभी डिस्टर्ब कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे एरिया लाइक नेशनल पार्क्स हो गए हमारे, ठीक है, कुछ ऐसे एरिया जिनको हम प्रोटेक्शन के लिए हम रखते हैं और वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ठीक है, करके किसी जगह आपको जाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, तो इसका मतलब क्या, आप फ्री तो मूव कर सकते हो बट देन अगेन आप इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है आपको। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप किसी जगह भी जाके आकर, पहले तो हम JNK में आके नहीं रह सकते थे, कोई बाहर का था, तो अब लेकिन अब ये भी हटा दिया गया। अब आप क्या कर सकते हो, आप किसी स्टेट में भी जाके कहीं भी जाके घर ले लो, जमीन ले लो, कुछ भी ले लो, आप वहां पे जाके सेटल कर सकते हो, डज नॉट मैटर। इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि आपको हम ऑब्वियसली बात है नेशनल पार्क के बीच तो घर बनाने देंगे नहीं, या फिर आपको कुछ ऐसे शेड्यूल्ड एरिया हैं जहाँ पे आपको रहने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकते हो। लाइक अगर आप नागालैंड में चले जाओ तो वहाँ पे हिली एरियाज में आपको जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है, वहाँ पे सेटल नहीं कर सकते हो। इसका मतलब क्या कि कुछ एरियाज में आपको रिस्ट्रिक्शंस है, मोस्ट ऑफ द इंडिया में आप कर सकते हो, ठीक है, बट कुछ एरिया में आप नहीं कर सकते। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशंस, ट्रेड और बिजनेस, आप पूरे इंडिया में कहीं भी कोई भी प्रोफेशन चला सकते हो, कि कहीं भी कोई ऑक्यूपेशन कर सकते हो, बट देन अगेन कुछ प्रोफेशंस क्या होते हैं, डिग्री बेस होते हैं। अगर अब मैं आपको बोल दूं कि आपको आज़ादी है कोई प्रोफेशन करने की, और कर आप क्या करो, गले में स्टेथोस्कोप पहन के बोलो एक जगह अपनी क्लिनिक खोद और बोलो कि हाँ भाई मैं डॉक्टर हूँ, नहीं, वो प्रोफेशन बेस है। वो आपके पास अगर डिग्री है तो आप डॉक्टर हैं, आपके पास वो स्किल है तो आप डॉक्टर हैं, ऐसे भी कोई भी मुंह उठा के ना डॉक्टर नहीं बन पाएगा, ठीक है। देन अगेन कुछ ऐसी चीज हैं लाइक एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, लाइक रेलवेज, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी मोनोपोली बना के रखी हुई है। अगर एटॉमिक एनर्जी के रिलेटेड कोई भी मोनोपोली है, उससे पहले हमारा कौन सा था, स्पेस, लाइक हमारा कौन सा था, इसरो। इसमें भी गवर्नमेंट मैक्सिमम क्या करती थी, मोनोपोली चलाती थी, क्योंकि इन दो तीन चीजों में गवर्नमेंट सिर्फ अपना चलाती थी और किसी की सुनती नहीं थी। मतलब सुनती क्या नहीं थी, मतलब बोलती थी कि आप क्या कर सकते हो, इस इन दो तीन बिजनेस में आप अंदर नहीं आ सकते हो। तो देन अगेन गवर्नमेंट आपको बोल सकती है कि हाँ कौन सी आप दो तीन चीजें नहीं कर सकते। देन अगेन आप ये भी नहीं कर सकते, मोस्ट ऑफ द चीजें आप कर सकते हो बट ये चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। देन अगेन अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज मना की है, लाइक कि आप नॉर्कोटिक्स नहीं बेच सकते, तो ऑब्वियसली बात है नॉर्कोटिक्स क्या होगी, इलीगल होगी। अगर आप वो बेचने जाओगे तो आपको सजा हो जाएगी, आप वो भी नहीं बेच सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि आप मेरे को प्रोफेशन करने की आजादी है तो मैं नॉर्कोटिक्स बेच शुरू कर दूँ, मैं कोकेन बेचना शुरू कर दूँ, या हेरोइन बेचना शुरू कर दूँ, ठीक है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपको हर चीज़ के लिए, मैं आपको साथ साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी बता रहा हूँ कि ये फंडामेंटल राइट्स में है, चाहे हैं, और ये क्वालिफाइड है, ना कि ये क्या एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 17। आर्टिकल 19 इज वन ऑफ द की आर्टिकल दैट गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमने बात की अभी। आर्टिकल 14, 19 एंड 21, अगर आपसे कोई बोले कि आपको गोल्डन आर्टिकल आपका कौन सा बनाता है, गोल्डन ट्राइंगल आपका कौन सा आर्टिकल बनाते हैं, आर्टिकल 14 में आता है। 14 हमने क्या बनता, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 19 कौन सा है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये बनाते हैं हमारे क्या, गोल्डन ट्राइंगल, ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं। आर्टिकल 19 इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड हैव बीन एक्सपेंडेड बाय द जुडिशरी थ्रू वेरियस वर्डिक्ट्स। अब ऑब्वियसली बात है कि उन्होंने बोला कि आप इसमें आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर क्या कर सकते हैं, राइट टू रिसीव एंड डिसेमिनेशन इन्फॉर्मेशन, राइट टू नो, ठीक है, ये भी आपका किस में आ रहा है, आर्टिकल 19 के अंदर आ रहा है। आपको इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। राइट टू सेंड, अगर आप चुप रहते हो वो भी आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू होस्ट योर नेशनल फ्लैग। फ्रीडम ऑफ प्रेस किसके अंडर आती है, ये इंपॉर्टेंट, अगर आप याद रख लो। अगर आपसे कभी उन्होंने पूछ लिया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस किस आर्टिकल के अंडर आती है, तो आपने बोलना है कि आर्टिकल, और किसी में जाने की जरूरत नहीं है। वही हमने बात करते कि क्या ये एब्सोल्यूट है, नहीं, इन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किन किन चीज़ों पे बेसिस लगाई जा सकती है, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अगर खतरे में हो आप लगा सकते हो। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट अगर खतरे में है तो आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, अगर आपके किसी स्टेट के साथ फ्रेंडली रिलेशन है तो आप क्या कर सकते हो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। पब्लिक ऑर्डर आपको मेंटेन करके रखना है। अगर आपको पता है कि देश में कोई एक सेंसिटिव इशू चल रहा है, तो आप क्या करते हो, जानबूझ के ना उसके खिलाफ पोस्ट करते हो। आपको पता है कि माहौल बहुत गर्म है फिर भी आप करते हो, तो आपको क्या किया जा सकता है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर दिया जा सकता है, आपको जेल हो सकती है थोड़ी देर के लिए। मोरालिटी एंड डिसेंसी के लिए,
मतलब कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जैसे आप मैंने बोला कि आप इंडिया में कहीं भी फ्री मूव कर सकते हो। अगर आप कल बिना कपड़ों के बाहर जाके खड़े हो जाओ, तो वो मोरालिटी मतलब ठीक है अगर आपको आज़ादी है, बट वो मोरालिटी डिसेंट बिहेवियर नहीं है ना, फिर भी आपको उठा के वो अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोर्ट का कंटेम्प्ट करते हो या किसी की डेफेमेशन करते हो, किसी की इज्जत पे हाथ डालते हो, ठीक है, तो वो क्या, ये चीज़ आपको सब रिस्ट्रिक्शन है आपके लिए। फिर आता है हमारा कौन सा आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस। ठीक है, हमें प्रोटेक्शन भी मिलती है। अब हमें प्रोटेक्शन किस बेसिस पे मिल रही है? ऑब्वियसली बात है कि हमें फ्रीडम मिल रही है, तो कोई भी अगर बिना मतलब उठा के हमें जेल में डाल देगा तो उससे हमारी फ्रीडम कर्ब हो रही है, तो उससे भी हमें आर्बिट्रेरी डिटेंशन से भी हमें बचना चाहिए। तो सॉरी वो आगे आ जाएगा। इसमें क्या बेसिकली, इसमें उन्होंने क्या बोला है कि नो वन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट इज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन। मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि 1980s के बाद ही, मतलब 1990s में बोल सकता हूँ कि इंटरनेट आपको आया था। तो मान लेते हैं कि 1980 से पहले कोई भी लॉ रिलेटेड किसका नहीं था, हैकिंग के वगैरह रिलेटेड कोई लॉ नहीं था। तो किसी ने क्या कर लिया 1990s में, अर्ली 2000 में उन्होंने क्या कर लिया कि किसी ने हैकिंग करके काफी ज्यादा पैसा लूट लिया या कुछ भी कर लिया। बट हैकिंग तो ऊपर कुछ लॉ बना ही नहीं था, क्योंकि जो इंडिया का जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंडिया में कब आया था 2000 में, जहाँ पे उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर तब तक उससे पहले अगर कोई हैकिंग कर रहा था, वहां पे कोई फ्रॉड कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, तो उसकी सजा नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो उसके बारे में कभी लिखा ही नहीं हुआ था। अगर आज कोई आप कुछ ऐसा आपको लूप होल मिल जाए जिसको आपको लगे कि हाँ ये चीज करने से मुझे सजा, मतलब मुझको सजा क्या कि आपको लगता है कि ये लूप होल है और अगर मैं ये करूंगा, ठीक है, ये चीज करने से मेरे पास सजा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कोई ऐसा ला ही नहीं बना है जो बोल रहा है कि आप ये करोगे तो आपको सजा हो जाएगी। ठीक है, तो आप उस करते रहो, बिंदास करते रहो, अगर आप कोई ऐसा लूप होल ढूंढ रहे हो। जैसे ही गवर्नमेंट को पता चलेगा, एजेंसीज को पता चलेगा, तो सबसे पहला काम वो क्या करेंगे, वो उसके रिलेटेड लॉ बनाएंगे। आपको पकड़ नहीं सकते, अगर पकड़ भी लिया कोई फायदा नहीं है। कोर्ट बोलेगा ये लॉ उस टाइम था जब आपने बंदे को पकड़ा, बोलेंगे नहीं उस टाइम तक लॉ नहीं बना था, बोलेंगे देन अगेन छोड़ दो इसे, तब तक ये था ही नहीं, से क्या पता होगा कि ये गलत है सही है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि अगर कोई इंसान को कन्विक्ट कर दिया गया, बट उस टाइम वो ऑफेंस को ऑफेंस नहीं माना जाता है। लाइक अगर हम मान लेते हैं कि 1980 में मर्डर को हम ऑफेंस नहीं मानते, हम बोलते हैं उससे पहले कि इंडिया तो बहुत शांति प्रिय देश है, इंडिया में कभी मर्डर नहीं होता है। और 1980s में पहला मर्डर हुआ, तो उनको लगा नहीं भाई मर्डर तो होता है, हमें उसके लॉ बनाना चाहिए, तो उन्होंने लॉ कब बनाया 1981 में। इसका मतलब क्या है कि जो 1980 में जिसे मर्डर की तो सजा मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि उस टाइम ये लॉ ही नहीं बना हुआ। सिंपल सी बात है। नो वन कैन बी गिवन पनिशमेंट ग्रेटर देन व्हाट वाज प्रोवाइडेड इन द लॉ प्रिवेलेंट एट द टाइम ऑफ द कमीशन। अब देखो, अगर मैं मर्डर करता हूँ तो उन्होंने लिखा कि मर्डर की सजा कितनी 10 ईयर्स है। अब मैटर ही नहीं करता है कि मैंने उस आदमी को कितने आराम से मार दिया या कितना तड़पा तड़पा के मारा है। फिर मैंने बहुत गंदा हीनस क्राइम कर दिया, उसको बहुत गंदी तरीके से मारा है, तभी मुझे 10 साल ही मिलेगी। और अगर मैंने उसको अच्छी तरीके से मार लिया, सिंपल गोली मार दी, बात खत्म कर दी, तभी मुझे 10 साल ही मिलेगी। क्योंकि जब तक वो स्पेशल प्रोविजंस डालते नहीं है, वो लिखते नहीं है कि अगर आप बुरी तरीके से मारते हो तो आपको ज़्यादा सजा मिलेगी। ठीक है, तो आपको ग्रेटर सजा नहीं मिल सकती, जितनी सजा मिली आपको उतनी सजा मिलेगी जब आपने वर्क किया। एग्जाम्पल, सपोज अ पर्सन इज इन्वॉल्व इन अ साइबर क्राइम बट इट इज नॉट बीन डिफाइंड येट बाय द लॉ एंड हैज नो पनिशमेंट फॉर नाउ, उसको पनिशमेंट नहीं मिलने वाली है। देन द पर्सन कैन नॉट बी गिवन अ पनिशमेंट फॉर इट और लेटर डेट वट एवर द लॉ रिलेटेड टू केम इनटू फोर्स। उसके बाद जो मर्जी ला जाए, डज नॉट मैटर। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है कि आपको एक सजा के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती। नो वन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ये कौन सी डॉक्ट्रिन है? डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपर्डी। एनी पर्सन कैन बी फोर्स टू गिव विटनेस अगेंस्ट। ठीक है, किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते या अपने ही खिलाफ क्या करे वो गवाही दे। ये डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपर्डी आपको किसी ने बोल दिया तो आपने बोलना है कि आर्टिकल 20 के अंडर आता है ये, कि आपको एक ही ऑफेंस के लिए दो बार सजा नहीं हो सकती। आर्टिकल 21 ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि राइट टू लाइफ इसमें आता है और ये काफी ज्यादा बात भी की जाती है, क्योंकि इसका डोमेन भी बहुत ज्यादा आगे हम बात करेंगे इसके। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ।
किसी भी इंसान को उसकी लाइफ और लिबर्टी से क्या किया जा सकता है, डिप्राइव नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। देखो, दिस राइट हैज बीन हेल्ड टू द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली बात है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट ऑर्गेनिक एंड प्रोग्रेसिव प्रोविजंस इन अवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिस राइट हैज मच वाइडर मीनिंग विच इंक्लूड्स राइट टू लाइफ, लिव विद। देखो, अब सिर्फ ये राइट टू लिव नहीं, आपको रहना नहीं है, अब आपको किस चीज का रहना है, आपकी ह्यूमन डिग्निटी भी होनी चाहिए। सिर्फ जिंदा बन के लाश बन के बैठने को ना राइट टू लाइफ नहीं कहते। आपके पास डिग्निटी होनी चाहिए, आपके पास लाइवलीहुड होना चाहिए, आपके पास अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, आपको पॉल्यूशन फ्री एयर मिलनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब आपको कोई दिल्ली में आके बोलता है कि जब दिवाली आती है, जब कुछ भी आता है, जब आपकी इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन डाल रही है, तब वो बोलते हैं कि सर हमें पॉल्यूशन फ्री एयर नहीं मिल रही है, तो आपका कौन सा राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। राइट टू हेल्थ, आपको हेल्थ का राइट है। आयुष्मान भारत, जो आपको 5 लाख का इंश्योरेंस सब मिलता है, आपको हेल्थ मिलनी चाहिए। राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइवलीहुड। मनरेगा के बारे में आपने सुना होगा, आपको लाइवलीहुड मिल रहा है, वो किसके अंडर आ रहा है, राइट टू आर्टिकल 21। समझ आ रही है सब चीज़ें आपको क्यों प्रोवाइड की जा रही हैं, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, when it comes to article 21 of the constitution of India, the judiciary has not been only involved in judicial activism but judicial creativity। judicial activism क्या हो गया कि जुडिशरी क्या करती है, खुद एक्ट कर देती है। आपको लगता है कि जहां पे उनको स्टेप लेना चाहिए किसी चीज के लिए, तो खुद स्टेप कर लेते हैं। अगर जहां पे उनको लग रहा है कि हाँ, जो लेजिस्लेचर उन्होंने कुछ ऐसा लॉ नहीं बनाया जो लोगों के लिए काम करे, तो वो बोलती है जहाँ पे एक लेजिस्लेशन का वाइड आ रहा है, वहां पे लेजिस्लेशन बनी नहीं हुई है, तो हम क्या करते हैं, हम खुद उनको प्रोवाइड कर देते हैं। The court has interpreted Article 21 as to have the widest possible amplitude। ठीक है, Judiciary in the People Union of Democratic Rivalries Union of India ruled that the non-payment of the minimum wages to the worker employed in the various acid project in Delhi was denied to them was a right to life with basic human dignity। क्योंकि अगर आप किसी को मिनिमम वेजेस नहीं दे रहे हो, तो आप उसको ह्यूमन राइट से क्या कर रहे हो, वाइड कर रहे हो। और सबसे लेटेस्ट, अगर आपसे पूछे जैसे 90 आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इसके अंडर आ रहा है आर्टिकल 19 के अंदर, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ रहा है, राइट टू प्राइवेसी। और ये किस केस में आई थी, पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हाँ, राइट टू प्राइवेसी इज सॉरी राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंश्राइन्ड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था पुट्टा स्वामी केस में 2007 में क्या बोलता है कि हम मानते हैं कि जो राइट टू प्राइवेसी वो क्या आपका फंडामेंटल। फिर हमारा एक आता है, उससे पहले मैं अगर आपको एक बात बता दूं, ये आप नोट कर सकते हो, शायद मेरे नोट्स में ना लिखा होगा, जो आर्टिकल 20 एंड 21 ये इकलौते ऐसे आर्टिकल हैं जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड नहीं होते। ये 2 आर्टिकल कभी सस्पेंड नहीं होते इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। बाकी सब आर्टिकल, सभी जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है, सबको किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, बट इनको हमेशा क्या रखना, हमेशा रखना। ये आप नोट कर सकते हो। आर्टिकल 22, whenever a person is arrested he or she should be informed as soon as the possible on the ground of arrest। जब भी आप किसी को अरेस्ट करते हो, इस आर्टिकल में लिखा है कि अगर आप किसी के पुलिस आ रही है, वो उसको अरेस्ट कर रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इन्फॉर्म करें कि हम आपको किस ग्राउंड पे अरेस्ट कर रहे हैं, एंड शुड बी अलाउड टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज हर साइड। और उसको क्या कि इस चीज़ की उसको इजाज़त मिलती है कि वो डिफेंड करे अपने आप को, उसके अपने चॉइस का जो लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है, द अरेस्ट पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। ठीक है, उसको मैजिस्ट्रेट के सामने क्या किया जाना चाहिए, लाया जाना चाहिए विद इन 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स ऑफ सच एन अरेस्ट एक्सपेक्टिंग अ पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। देखो, आप हर अपने जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था, तो आपने सुना होगा कि उस टाइम काफ़ी प्रिवेंटिव डिटेंशन हो रहे थे। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या हो गया, कि अगर आपको किसी के ऊपर शक भी आ रहा है, अगर बाई चांस अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये क्या कर सकते हैं, लोगों के इस टाइम रूल एंड लॉ के लिए
क्या कर सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं, कोई पंगा डाल सकते हैं ये। तो आप कह सकते हो कि उनको शक के बुनियाद पे ना उठा के ले चले जाते हैं और आपको प्रिवेंट कर देते हो उसको। क्या बाई चांस अगर आपको पता चल जाए आज मैं क्या करने वाला हूँ, मैं किसी अपने फ्रेंड का मर्डर करने वाला हूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वो फ्रेंड पहले ही जाके क्या बोल देगा, पुलिस को जाके बोल देगा, बोलेगा कि मुझे लग रहा है ये मेरा दोस्त मेरा मर्डर करने वाला है। तो पुलिस क्या करेगी कि सिर्फ इसको रोकने के लिए, अभी मैंने मर्डर किया नहीं है, सिर्फ रोकने के लिए मेरे को क्या करेंगे, पहले उठा के ले जाएंगे। इसे कहते हैं क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या हो गया कि आप किसी प्रॉब्लम के आने से पहले उसे प्रिवेंट कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, ये आर्टिकल 22 है, ये उसके एक्सेप्शन क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर आपने ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने क्या कर लिया, तो ये अगर आपको पुलिस उठा के ले जा रही है, आपको बोल रही है कि हाँ बिना मतलब उठा के ले जा रहा, आपने कुछ नहीं किया, तो आपको विद इन 24 आवर मैजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ेगा, हर चीज़ करनी पड़ेगी, उसको लीगल प्रैक्टिशन देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। बट अगर वो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, आपको लग रहा है कि उसने प्रॉब्लम नहीं की है बट क्या कर सकता है, तब आपको ये चीज़ें फॉलो करने की जरूरत है कि आपको इस टाइम की एक्सेप्शन होगी। अ पर्सन हु इज अरेस्टेड कैन नॉट बी डिनाइड टू बी डिफेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज उसको क्या किया जा सकता है, डिनाई नहीं किया जाता, ऑब्वियस सी बात है। दिस मीन दैट द अरेस्टेड पर्सन हैज द राइट टू हायर अ लीगल प्रैक्टिशनर टू बी डिफेंड, ठीक है। आर्टिकल 22 ग्रांट्स इम्यूनिटी फ्रॉम आर्बिट्रेरी डिटेंशन। आर्बिट्रेरी डिटेंशन क्या हो गया, कि कोई भी आए मुंह उठा के आपको लेके चल जाए, जिसका कोई बेबुनियाद, जिसका कोई रीजन ही नहीं है पीछे। द अबव सेफगार्ड्स आर नॉट अवेलेबल टू द फॉलोइंग। लेकिन अब ये सेफगार्ड किसको अवेलेबल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, जो पर्सन, तो अगर इस टाइम अगर हमारी इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही हो या कुछ भी चल रही हो, उसका कोई एक सिटीजन आ जाए और उसको हम क्या कर लें, अरेस्ट कर लें, तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको ये राइट नहीं देंगे। इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड अंडर सर्टन लॉ मेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिव, ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी आपको कहा कि अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए क्या किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसको 24 घंटे के आगे अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं लाया जाएगा और साथ में उसको लीगल प्रैक्टिशनर भी नहीं दिया जाएगा उस टाइम के लिए। बट जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है कैन नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 3 मंथ, मतलब आप 3 मंथ के लिए कर सकते हो इस इंसान को, विदाउट कोर्ट लाए, मैजिस्ट्रेट लाए, कुछ भी किए, आप उसको बिना मतलब जेल में अंदर डाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये बुरी चीज़ है, तो JNK में पहले होता था पब्लिक सेफ्टी एक्ट। इस एक्ट के अंडर ना आप किसी को 2 साल के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल के देख सकते हो कि आप मतलब अगर सही में जो पावर में ना, अगर वो अपना पावर एक्सप्लॉइट करने में आ जाए, तो वो कितने हानिकारक हो सकते हैं। Every case of preventive detention must be placed before an advisory board composed of judges of the high courts, ठीक है। A person who is qualified to be judge, ऑब्वियसली बात उनके सामने रखा जाएगा ताकि हर किसी को ऐसे बिना मतलब ना उठा लिया जाए। अब अगर जजेस को लग रहा है, कोर्ट वालों को लग रहा है कि हाँ ये पर्सन कोई प्रॉब्लम कर सकता है, तब भी उसको क्या कर सकते हैं, अंदर रखते हैं। द केस मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर द एडवाइजरी बोर्ड विद इन 3 मंथ, ऑब्वियसली बात है 3 मंथ से पहले उनको करना पड़ता है बोर्ड के सामने। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, राइट टू फ्रीडम भी हो गया। राइट टू फ्रीडम हमारे कहाँ से कहाँ था, 19 से 22। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है उसके बाद क्या, देखो फॉर्मूला वापस चलते हैं। राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक था, 14 से 18, मतलब कितने आर्टिकल हैं, टोटल 5। उसके बाद हमारा क्या आया, राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम हमारा कहाँ से कहाँ था, 19 से लेके 22। कितने आर्टिकल है हमारे, 4 आर्टिकल है। अब हमारा क्या हुआ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये हमारा 2 ही आर्टिकल है, क्योंकि इसमें इसका हाफ कर दो, मतलब क्या हो गया 23 24। कितने आर्टिकल है, तो हम चलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के पास। देखो ट्रेडिशनली द इंडियन सोसाइटी हैज बीन हायरार्किकल दैट हैज इनकरेज्ड एक्सप्लॉइटेशन इन मैनी फॉर्म। ऑब्वियसली बात आपको पता होगा कि स्टार्टिंग से इंडियन सोसाइटी में एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा हो रही है, ऑन द बेसिस हम अपने रिलीजन एक्सप्लॉइट करते हैं, हम कास्ट बेसिस में हर किसी को एक्सप्लॉइट करते हैं। द सिटीजन हैव बीन गारंटीड द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन थ्रू आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे लॉ मेकर्स को पता चल गया कि हमारे इंडियन सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता है, इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ हमें अपने सिटीजन को एक्सप्लॉइटेशन से क्या करना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ द फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एनी ब्रीच ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी ऑफेंस पनिशेबल इन द कॉलेज विद। अभी क्या हो गया,
ये ट्रैफिक क्या हो गया कि अगर आप क्या करते हो ह्यूमन बीइंग्स को एज अ कमोडिटी क्या करते हो, सेल करते हो और बाय करते हो। ठीक है। बेकार क्या हो गया, बांधा मजदूरी। बांधा मजदूरी क्या होता है कि किसी को पैसे नहीं दे रहे हो, बिना मतलब उसे काम कराए जा रहे हो। ठीक है। इवन एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ आप उसे काम कराए जा रहे हो, कराए जा रहे हो। ठीक है। एंड सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, या इस किसी भी वो टाइप की फोर्स लेबर हो और किसी को बंद किया गया है, बट अगर आप इसका ब्रीच करते हो तो आपको पनिश किया जाएगा विद अकॉर्डेंस विद द लॉ, अगर कोई भी अगर लाया हुआ ऐसे। तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स मीन्स, अब ट्रैफिक का मतलब क्या है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एज अ मटेरियल और कमोडिटी। ठीक है। ट्रैफिकिंग स्पेशली ऑफ यंग वुमेन, आपको पता ऑब्वियसली बात है, यंग वुमेन, गर्ल, इवन द बॉयज इज कंटिन्यूइंग एज अ इलीगल ट्रेड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस। इसलिए इनको किया जाता है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, बेगिंग के लिए। ठीक है। इट इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी, फोर्स लेबर। अर्लियर स्पेशली इन द फ्यूडल इंडियन, देखो पहले जो फ्यूडल इंडियन सोसाइटी होती है उसमें पीपल बिलोंगिंग टू द पुअर एंड डाउन ट्रॉडन सेक्शन वर मेड टू डू वर्क फ्री ऑफ चार्ज। ऑब्वियसली बात है, लैंडलॉर्ड्स के लिए उनको क्या करना पड़ता था, फ्री ऑफ चार्ज वर्क करना पड़ता था। एंड अदर पावरफुल पीपल, दिस प्रैक्टिस वाज नोन एज बेगार, हम क्या बोलते हैं, फोर्स लेबर भी कहते हैं। आर्टिकल 23 इंक्लूड्स कंपलसरी सर्विस प्रोविजन। अब देखो इसकी एक्सेप्शंस, इसकी सिंपल से एक्सेप्शन क्या है कि जब आपको क्या करती है, गवर्नमेंट कैन इम्पोज कंपलसरी सर्विस फॉर द पब्लिक पर्पस। अगर गवर्नमेंट कभी कभी क्या कर सकती है, आपको ना पब्लिक फंक्शन पर्पस के लिए क्या कर सकती है, आपको बोल सकती है। जैसे क्या हो गया, आपने देखा होगा कि अगर कोई भी टीचर है तो टीचर को तो टीचिंग के पैसे मिल रहे हैं, सिंपल सी बात है, बट एट द सेम टाइम टीचर्स को कभी कभी करना पड़ता है, इलेक्शंस के जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें बनाने में हेल्प करनी पड़ती है। एट द सेम टाइम कभी कभी इलेक्शंस चल रहे होते हैं तो उनको वहाँ पे ड्यूटी मिल जाती है, या कभी कुछ और काम के लिए भी क्या करते हैं, उनको ड्यूटीज मिलती जाती है। तो ये क्या हो गया कि उनके लिए कंपलसरी सर्विस दी गई है कि हाँ भाई, अगर आपको देश के लिए कुछ काम करने के लिए बोलना पड़ेगा तो आपको आना पड़ेगा। वैसे ही हम आर्मी के लिए भी बोल सकते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, देश के, अगर आपको देश बोलता है हमें आपकी जरूरत है तो आपको जाना। इन imposing such service that state shall not make any discrimination on the ground of, obviously बात है इस केस में भी जब हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको काम करने के लिए बोल रहे हैं कि आपको देश के लिए काम करना पड़ेगा तो आप वहां पे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप नहीं बोल सकते कि सिर्फ यहाँ पे हिंदू आके काम करेंगे, मुस्लिम आके काम करेंगे, ये सिर्फ इस रेस का बंदा बिलोंग करे काम करेगा या दूसरी रेस का बिलोंग करेगा। ये इस तरीके से हमें एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा रहा है कि हम कोई भी ट्रैफिक नहीं कर सकते, अब बिना किसी को फोर्स लेबर नहीं करवा सकते। दूसरा कौन सा तरीका जिससे हमें एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा रहा है, दूसरा है नो चाइल्ड below the age of 14 years shall be employed to work in a factory or mine or engaged in any hazardous employment। अब किसी भी बच्चे को ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चा है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, अब मान लो कि 0 से 14 ही बोलो, डज नॉट मैटर, अब 6 से 14 बोलो, 0 से 14 बोलो, एक वो बच्चा हो गया और दूसरा क्या हो गया, चलो 6 लिख देते, बेचारा 0 क्या ही करे। और एडोलसेंट क्या हो गया, एडोलसेंट हो गया तो 15 से लेके 18 की एज। ये एडोलसेंट वर्ड का आपको मीनिंग शायद ना पता हो या ना पता हो, लेकिन ये एसआई के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था। एडोलसेंट जो बच्चा 15 से 18 की एज में होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये इंग्लिश में आ गया था। तो अब अगर आपको डिफरेंट यहाँ से रैंडम वर्ड अगर आपके हिस्से आगे पीछे से मिलते जाते हैं तो आप उनको दिमाग में थोड़ा रख लिया करो, ताकि अगर इस टाइप के एंटोनिम या सिनोनिम आ गए तो आपको वहाँ पे भी हेल्प मिले। उन्होंने कहा कि अगर जो पहले बच्चा है 6 से 14 की एज में, आप उसे वर्क करा ही नहीं सकते, सिंपल सी बात खत्म। और दूसरा जो एडोलसेंट बच्चा है उससे भी आप ना हजार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, कि ऐसी जगह काम नहीं कर सकते लाइक फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री होगी, या फिर अगर आप बोल सकते हो कि फायर क्रैकर्स, जब एक्सप्लोजिव्स की कोई भी क्या होगी फैक्ट्री होगी, या फिर किसी बैटरी के रिलेटेड फैक्ट्री होगी जो हजार्डस कहते हैं, केमिकल्स के अंडर काम करना पड़ता है, तो आप इन बच्चों को काम नहीं कराओगे। उसको क्या किया गया, प्रोहिबिट किया गया, मना किया गया उसको। The right aim at eliminating one of the most serious problem, child labor, that India has been facing since ages. In spite of the constitution provisions, the problem of the child labor is still continuing in America. Obviously बात है, इंडिया में आपने देखा होगा कितने बच्चे काम करते रहते हैं आगे पीछे, तो ये अभी भी चल रहा है। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में क्या होता है कि एक्ट आते जाते हैं, ये तो वो क्या करते हैं कि प्रोहिबिट करते हैं कि आप क्या कर सकते हो, बच्चों को काम नहीं करा सकते हो, इस चीज से चलता रहता है। It prohibits the engagement of children in all the occupations and of the adolescent, ये हो गया लिखा हुआ adolescent, in hazardous occupations and the processes, wherein adolescent refers to those जो 18 साल के बच्चे होते हैं। ठीक है, और चिल्ड्रन कोई भी अगर 14 से कम है तो वो चिल्ड्रन कह सकते हैं।
The act also imposes a fine on anyone who employs or permits adolescents to work. Juvenile Justice Care and Protection of Children Act of 2000 also make it punishable for any person to procure or employ any child in hazardous occupations. अब सिर्फ ऑब्वियस सी बात है कि अगर एम्प्लॉय लगा रहा है, बच्चों को लगा रहा है, तो उसको सजा होगी ही होगी। अब मैं एक और आपको बात बताऊं, जो शायद एक बार आप चेक कर लेना, बट मेरे को याद नहीं है, शायद मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि लास्ट टाइम जब ऐसे एसआई का क्वेश्चन पूछा था तो आपसे पूछा था कि एससी एसटी के रिलेटेड कौन सा एक्ट है या कौन सा नहीं। वैसे में भी आपको इस तरीके से पूछ लेंगे चाइल्ड के रिलेटेड कौन सा एक्ट है या नहीं है। एक है आपका कौन सा, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट समथिंग कुछ 2018 के आसपास, उसमें उन्होंने क्या एक्ट में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम वर्क, जो उन्होंने क्या बोला है कि ये जो बच्चे नहीं है, कौन सी एज से कहाँ तक, 6 से लेके 14 तक। मैंने अभी आपको कहा कि 6 से लेके 14 तक इनको बिल्कुल मना, ये बिल्कुल काम नहीं कर सकते, और जो 15 से 18 तक है तो वो हजार्डस जगह नहीं काम कर सकते, और ऐसी जगह काम कर सकते हैं जहाँ पे हजार्डस वेस्ट का यूज ना हो। बट उस आर्टिकल में क्या उन्होंने चेंज क्या लाई थी, उस जो नई एक्ट आया था उन्होंने चेंज लाई थी कि कोई भी बच्चा जो 6 से लेके 14 तक एज तक है तो वो 2 जगह सिर्फ काम कर सकता है। कौन सी 2 जगह, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, अभी आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, रोल करते हैं, एक्ट करते हैं, वो सब काम कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर फैमिली ऑन्ड बिजनेस है, अगर आपके घर में क्या हो रहा है कि आपने दुकान खोली है, तो आप वहीं पे अगर अपने बच्चों को बिठा देते हो थोड़ी देर के, तो डज नॉट मैटर, वो आपका फैमिली ऑन्ड बिजनेस है, ठीक है, बस वो हजार्डस नहीं होना चाहिए, तो फैमिली ऑन्ड बिजनेस आप उसको बिठा। लेकिन इसमें भी क्या कंडीशन है कि आप उसको ना स्कूलिंग और में नहीं बढ़ा सकते। अब एक बार अगर आपका स्कूलिंग और कितना वैसे है, मान लेते हैं 8 से लेके 2 के बीच है, तो अब इस टाइम उनको ना आप उनको काम करवा सकते हो कहाँ पे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ना उनको दुकान बिठा सकते हो, इसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है। हमारा एक्सप्लॉयटेशन भी हो गया। देन अगेन हम वापस इसी में आते हैं, किसमें, राइट टू इक्वालिटी, कहाँ से कहाँ तक हो गया, 14 से लेके 18 तक 5 आर्टिकल हो गए। उसके बाद कौन सा हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, वो कहाँ से कहाँ तक है, 19 से 22 तक है, 12 आर्टिकल। फिर हमारा कौन सा आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो हमारे 23 एंड 24 है, मतलब 2 आर्टिकल। अब हमारा आ रहा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कहाँ से कहाँ तक होगा, 25 से लेके 28, एंड अगेन 4, क्योंकि इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 25 में क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, सॉरी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ, आप क्या कर सकते हो, प्रोफेशन कर सकते हो उसमें रिलीजन में, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, अपने अपने रिलीजन को और ज़्यादा फैला सकते हो, ये आप सबको क्या फ्रीडम है उसकी। ऑल पर्सन आर इक्वली एंटाइटल्ड टू द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन फ्रीली, ठीक है। द राइट अलाउस ऑल द फेथ टू नर्चर इन इंडिया एंड इज की टू अपहोल्ड द सेकुलर प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे आपको क्या पता चलता है, अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हमारी कौन सी थी 42, उसने हमने प्रीएम्बल में क्या ऐड किया था, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, 3 वर्ड हमने ऐड किए थे। तो जब हमने सेकुलर वर्ड ऐड किया था 42 अमेंडमेंट में, तो इसका मतलब क्या है कि 42 अमेंडमेंट कब आई थी, 1976 में, ठीक है। तो 1976 से पहले इंडिया क्या सेकुलर नहीं था, ऑफ कोर्स था, क्योंकि अगर नहीं होता तो ये आर्टिकल 25 कहां से आता। इसका मतलब क्या है कि इससे पहले हम क्या बोलते थे, इंडिया को बोलते थे कि हाँ इंडिया सेकुलर है, बट वो इम्प्लिसिटली थी, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने किया हुआ लिखा हुआ है, सिर्फ बोल नहीं रहे, हम मुंह से नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं बोल रहे कि हम सेकुलर हैं, सेकुलर सेकुलर, ये रट्टा नहीं लगा रहे, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद हमने बोलना भी शुरू किया, हमने बोला कि नहीं भाई हम सेकुलर कंट्री हैं, सिर्फ हम अंदर अंदर ही नहीं कर रहे, हम उसे एक्सप्लिसिटली बता रहे। इसमें क्या है, उन्होंने बोला कि हम इंडिया में जितने टाइप के फेथ हैं सब नर्चर कर सकते हैं। देन अगेन कौन सा राइट है, क्वालिफाइड राइट है, ना कि एब्सोल्यूट राइट है। तो आर्टिकल 25 की भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि रिस्ट्रिक्शंस क्या होगी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रोपोगेशन डज नॉट मीन दैट वन कैन फोर्स अनदर पर्सन टू कन्वर्ट हिज और हर रिलीजन बाय फोर्स और
अब आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर आपको अपना रिलीजन फॉलो करने की इजाजत हक है, आपको फ्रीडम है, तो आप किसी को फोर्स करके ये नहीं बोल सकते कि आपका कन्वर्जन करो। अब आप किसी को ना पैसे दे के कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको पता चलता है कि कोई कन्वर्ट करा रहा है आपको पैसे प्रोवाइड करके, तो उस पर केस हो सकता है। सर्टन इनह्यूमन, इलीगल एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस हैव बीन आल्सो बैंड। अब देखो कुछ ऐसी चीज़ होगी, जैसे आप क्या करते हो कि अगर आप कोई आपके रिलीजियस प्रैक्टिस के अंडर पे हो तो सेक्रीफाइस कर देते हो ह्यूमन बींग्स का। आप बोलते हो कि नहीं भाई, ये मेरे रिलीजन में लिखा हुआ है कि ह्यूमन का सेक्रीफाइस करना चाहिए, तो आपको इतनी लिबर्टी नहीं मिलने वाली। क्यों? क्योंकि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंडर आ रहा है, वो किसी का क्या हो रहा है, इन्फ्रिंज हो रहा है, तो आप किसी का सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको रोक लिया जाए। और ऑफरिंग टू गॉड्स, गॉडेसेस और टू सम सुपरनैचुरल फोर्स दैट आर नॉट, ये परमिशेबल नहीं है। ठीक है, इसकी आप इजाजत है आपको। इस स्टेट इंटरफेरेंस परमिटेड इन द रिलीजियस अफेयर, क्या हमारी स्टेट इंटरफेयर कर सकती है रिलीजन में? क्योंकि आपको रिलीजन की आज़ादी तो दी गई है, बट क्या स्टेट हमारी उसके बीच इंटरफेयर कर सकती है? ऑफ कोर्स इंटरफेयर कर सकती है। क्यों? क्योंकि अगर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी तो आप कल क्या करना शुरू कर दो, ह्यूमन बींग्स की बलि देना शुरू कर दो। आप बोलो कि नहीं, मेरे रिलीजन में लिखा है। इस तरीके से आप कोई भी अपना आपकी जिससे बनती नहीं है उसको बांध के लेके आओ और उसको क्या करना शुरू कर दो, उसका गला काट देना शुरू कर दो, जो उसकी ऑफरिंग देना शुरू कर दो और बोल दो कि हाँ भाई, ये मेरे रिलीजन में लिखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। स्टेट हैज़ द पावर टू रेगुलेट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी रिलेटिंग टू द रिलीजन। स्टेट के पास पावर है। स्टेट क्या हो गया? हमारी कंट्री मतलब एज इंडिया। द स्टेट कैन आल्सो इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट ऑन द ग्राउंड ऑफ, अब लोगों के राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ। इन तीनों बेसिस पे आप कर सकते हो। सरकार वहां पे भी कर सकती है, रोक लगा सकती है। देखो जैसे क्या हो गया, आपने ये केस भी सुना होगा, कौन सा? शबरीमला केस। ठीक है, शबरीमला केस में क्या हुआ था कि केरला में जो लॉर्ड अयप्पा थे, वहां पे कोई भी वुमेन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड से निकलती थी, वो इनर सेंक्टम में अंदर जाके पूजा नहीं कर सकती। तो फिर उन्होंने वुमेन्स ने जाके वहाँ पे केस किया। उन्होंने बोला कि यार हमसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे किस बेसिस में बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं इस बेसिस में कि हम वुमेन हैं, तभी हम अंदर नहीं जा सकते। कोर्ट ने बोला ठीक है, ऑफ कोर्स हमें दिख रहा है वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? उनको आपको अंदर जाने देना पड़ेगा। तभी कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था जिसमें कहा था कि वुमेन्स भी अंदर जा सकती हैं इनर सेंक्टम के अंदर, लॉर्ड अयप्पा के मंदिर जो केरला में है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? इससे पता चलता है कि हमारी स्टेट ने क्या किया, इंटरफेयर किया। अब आप कहोगे स्टेट में तो गवर्नमेंट बोल रहा था, पर सबसे पहले मैंने आपको आर्टिकल जो पढ़ाया था, कौन सा, 12 सॉरी, आर्टिकल 12 मैंने आपको स्टेट की डेफिनेशन पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि कोई भी एक ऐसी एंटिटी है जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, जो गवर्नमेंट के लॉ से बनी है, जो गवर्नमेंट का ऑर्गन है, कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, सब किसके अंडर आती है? स्टेट के अंडर आती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आर्टिकल 26 के अंदर। अब आर्टिकल 26 में क्या आता है कि एवरी रिलीजियस ग्रुप हैज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, मैनेजिंग रिस्क अफेयर प्रॉपर्टीज एज पर द लॉ। और हर रिलीजियस ग्रुप के पास क्या है? ये राइट है, वो एस्टैब्लिश कर सकता है, मेंटेन कर सकता है इंस्टीट्यूशन फॉर द राइट्स एंड चैरिटेबल पर्पसेस। देखो, अब जो आर्टिकल 25 में क्या किया गया, एक इंडिविजुअल को राइट दी गई। जो ये राइट की बात मैंने ऊपर नहीं की थी, ये सिर्फ इंडिविजुअल का राइट है। हर किसी को राइट है, वो कहता है अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है रिलीजन को लेकर। ठीक है, मतलब कुछ नहीं कर सकता, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उनको वो नहीं कर सकता, पर मैक्सिमम चीजें वो कर सकता है। वो क्या हो गया, 25 आर्टिकल क्या हो गया, वो एक इंडिविजुअल राइट है। बट जो आर्टिकल 26 है वो क्या है, वो एक ग्रुप का राइट है। मतलब क्या? ये आर्टिकल 25 का हो गया, एक इंडिविजुअल को जो राइट दिए जा रहे हैं। आर्टिकल 26 का कर रहा है ग्रुप, ये एवरी रिलीजियस ग्रुप, जो कोई भी रिलीजियस ग्रुप है उसके पास राइट है, वो एस्टैब्लिश कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। कोई भी अपना इंस्टीट्यूट बना के उसको एस्टैब्लिश भी कर सकता है, उसको मेंटेन भी कर सकता है फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। वहाँ पे चैरिटी कर सकते हैं, अपना रिलीजियस पर्पस से कुछ भी करे, डज नॉट मैटर। एंड मैनेजेस ऑन अफेयर, वो अपने अफेयर आप खुद चला सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कोई मंदिर खोल रहे हो, मंदिर का ट्रस्ट खोल रहे हो, तो आप अपने क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो उनके अफेयर को। Article 26 guarantees right to establish religious places. Every religion group or any section shall have the right. कि हर सेक्शन के पास ये राइट है क्या, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। ठीक है, वो एस्टैब्लिश कर सकता है कोई भी इंस्टीट्यूट चैरिटेबल पर्पस के लिए।
टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन, ऑब्वियसली बात है। टू मेंटेन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी खुद भी खरीद सकते हैं, मूवेबल हो जाए इमूवेबल हो। मूवेबल क्या हो गया, कोई भी गाड़ी होगी, ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स हो गया। इमूवेबल हो गया जो एक ही जगह रहती है, जो घूमती नहीं, लाइक लैंड होगी, प्रॉपर्टी होगी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और आपको उस प्रॉपर्टी को ना आप एडमिनिस्टर भी कर सकते हो, बट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, जो लॉ ने सिंपल बात की। दिस राइट इज सब्जेक्ट टू, अब इसकी भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, पब्लिक ऑर्डर, देन अगेन मोरालिटी, हेल्थ। क्योंकि अगर आप क्या कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज अंदर कर रहे हो जिससे क्या हो रहा है कि लोगों की हेल्थ को इफेक्ट आ रहा है, तो आप वो चीज में अंदर नहीं कर सकते। अगर वहां पे वो मोरालिटी डिसेंसी नहीं आ रही है, अगर आपको अगर किसी एक प्रेमिसेस में जाने की आजादी है, लाइक आप टेंपल में जा सकते हो, मॉस्क में जा सकते हो, बट वहां पे आपके जाके क्या कर रहे हो, आप कुछ ऐसी गलत हरकत कर रहे हो जो वहां पे अलाउड नहीं है, तो आपको रोका जा सकता है, और पब्लिक ऑर्डर को लेके भी आपको रोका जा सकता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया कि आप कोई भी एक टेंपल होगा, कोई भी मॉस्क होगी, कोई भी अगर गुरुद्वारा होगा, कि किसी जगह भी है जहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, वहां पे बोल रहे हैं कि ये जो रिलीजियस प्लेस है, यहाँ पे क्या लगते हैं, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर लग रहे हैं और मेरे घर के बहुत पास है, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, सुबह होती है ये लाउड स्पीकर लग जाते हैं और रात तक लाउड स्पीकर लगे रहते हैं, तो मुझे काफी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, वो लाउड स्पीकर वो बंद करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। क्यों? क्योंकि आप किसी के इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स वो नहीं आने चाहिए, क्या उनका वायलेशन नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात। आर्टिकल 26 डील नॉट ओनली विद द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल बट आल्सो कन्फाइंड टू द रिलीजियस डिनोमिनेशन। देखो, वो डील नहीं करता किसके साथ, इंडिविजुअल राइट से। मैंने अभी आपसे कहा कि जो आर्टिकल 26 है वो क्या नहीं करता, नॉट डील विद द राइट ऑफ इंडिविजुअल, बट वो किससे डील करता है, रिलीजियस डिनोमिनेशन से। देखो, रिलीजियस डिनोमिनेशन, अगर मैं आपको ये भी समझाने में आ जाऊँ रिलीजियस डिनोमिनेशन के, तो हमारे कुछ 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाएंगे। आपको इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि कोई इतनी इन डेप्थ बताया जाता नहीं, आपको जरूरत नहीं है, तो तभी हम इसको रहने देते हैं। हम अब चलते हैं आर्टिकल 27 की तरफ। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स the proceeds of which especially used in payment of expenses incurred on the promotion or maintenance of any particular religion or religious act। देखो, अब किसी भी रिलीजन को, ठीक है, आप किसी आपको कहते हैं टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम एक रिलीजन से टैक्स लें और वही पैसा हम करें दूसरे रिलीजन पे जाके लगाएं। ये आर्टिकल 27 में सिंपल सी बात की गई है कि आपको आपको कंपेल नहीं किया जाएगा ताकि आप टैक्स दो, और वही टैक्स को हम क्या करें, एक्सपेंसेस को इनकर करें, किसका, प्रमोट करने के लिए किसी दूसरे रिलीजन को, उसकी मेंटेनेंस के लिए हम दूसरी चीज करें। ठीक है, आर्टिकल 28 उसमें क्या बोला है कि नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली और मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट, होली और पार्शली। ठीक है, देखो, पार्शली नहीं, सॉरी, यहाँ पे होली। देखो, 28 आर्टिकल में ये बोलते हैं कि अगर कोई भी एक क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, लाइक अगर आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में गए हो, लाइक आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में गए हो, कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसको फंड कौन कर रहा है, गवर्नमेंट, तो वहां पे आप क्या रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। समझ आ गई? ठीक है, एक होता है कि रिलीजन को जानना, ठीक है, कि रिलीजन है क्या, मतलब रिलीजन में बोला क्या जाता है, और दूसरा क्या होता है, रिलीजन को ही पढ़ना, कि रिलीजन के अंडर क्या, उसकी गाइडिंग्स क्या, उसकी टीचिंग्स क्या। आप रिलीजन के बारे में जान सकते हो, आप ओवरऑल व्यू दे सकते हो, किसी को डज नॉट मैटर, बट आप रिलीजन के आगे इंस्ट्रक्शंस हर चीज प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी चीज अगर गवर्नमेंट ऑन है, तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। अगर वो गवर्नमेंट उसको पैसा दे, या कोई भी ऐसा स्कूल है जो गवर्नमेंट चला रही है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप उसको वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। ठीक है, ये हमारा कौन सा आ गया, ये हमारे आगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब हम वापस आ जाते हैं एक बार फिर से याद करने के लिए, कौन सा, राइट टू इक्वालिटी। फर्स्ट कहां से कहां तक था, 14 से लेकर 18 तक था। कितने आर्टिकल हो गए, 5। दूसरा था राइट टू फ्रीडम, 19 से लेकर 22, 4 आर्टिकल। फिर हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, वो कितना था, 23 एंड 24। कितने आर्टिकल हो गए, 2।
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अभी हमने पढ़ा कितना था, आर्टिकल 25 से 28। अब इसके पास हमारा कौन सा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये कितना आर्टिकल है हमारे, 2 आर्टिकल, कौन से 29 एंड 30। और इसके बाद हम जाके लास्ट पढ़ेंगे जो हमारा कौन सा आर्टिकल होगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। आर्टिकल 28 exemptions, it will not apply to educational institute which is administered by state but has been established under any trust which requires a religion instruction। देखो कोई एग्जाम्पशंस के आर्टिकल 28, ऑब्वियसली बात है, मैंने हर चीज़ की आपको पढ़ू कि हर कोई ला कौन सा, किसी न किसी हर किसी की एक्सेप्शन शुरू है। इसमें क्या कि अगर क्या हो रहा है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें क्या किया जा रहा है, एडमिनिस्टर किया जा रहा है उसको स्टेट के द्वारा, बट वो इंस्टीट्यूट बना ही है इसलिए कि उसको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए, क्योंकि स्टेट उसको पार्शली क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है ऐसे, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। इन केस ऑफ माइनर, अगर देखो अगर माइनर है कोई, अगर माइनर है तो आपको ना उसके गार्डियंस का एसेंट लेना पड़ेगा, क्या कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या वो बच्चा क्या कर सकता है, उसको गाइडलाइंस देने चाहिए रिलीजन के रिलेटेड, ये भी उसकी क्या एक्सेप्शन। अब बात आ गई हमारी कौन सी, कल्चरल एजुकेशनल राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनॉरिटी राइट्स इन इंडिया, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर एंड रिलीजन ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, became essential so that the minorities may not feel neglected and undermined under the impact of majority rules। हमने माइनॉरिटीज का ध्यान रखने के लिए भी ये रखा है, हमने बोला कि कम से कम उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अपने देश में वो क्या बेगाने बन के बैठे हो। A special right known as cultural and educational right has been included in the chapter on the fundamental right in article 29 and 30, ठीक है। हम पढ़ते हैं 29 30 में दिया क्या गया, आर्टिकल 29, एनी माइनॉरिटी ग्रुप हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, जिनके पास क्या एक यूनिक लैंग्वेज है, जो उनकी एक यूनिक स्क्रिप्ट है और यूनिक कल्चर है, ऑफ देयर ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व, उनके पास ये राइट है कि उसको कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी अब डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होगी, ऑब्वियसली बात है, आपको पता है इंडियंस में इतनी ज़्यादा लैंग्वेज, हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड लैंग्वेजेस है, अबाउट 22 तो हमारी सिर्फ शेड्यूल लैंग्वेजेस है, तो मतलब ऐसी जो नॉन शेड्यूल जो ऐसी लैंग्वेजेस है भरी पड़ी है, जिनकी स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, उनका अपना कल्चर है, उन सबको प्रिजर्व कर सकते हैं। लिंग्विस्टिक और रिलीजियस मैटर, लेकिन आर्टिकल जो 29 है वो सिर्फ देखो यहाँ पे लिखा है एनी माइनॉरिटी ग्रुप, मेजोरिटी की बात नहीं की गई है, मेजोरिटी की हम बाद में बात करेंगे। Any linguistic or religious minority community can conserve its language and culture through educational institutions. No citizen shall be denied admission into any education institution maintained by the state or receive aid out of state funds on ground only of religion, race, caste, language any of। ठीक है, किसी भी को डिनाई नहीं किया जाता। आप अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, चला रही है, तो आप उसमें उसको जगह मिल जाएगी। और आर्टिकल 29 क्या है, 29(1) क्या है, ये तो सिंपल सी बात करने की, आपको क्या करना है, उसको बचाना। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी चीज़ आपकी यूनिक है तो आप उसको बचा के रखिए। और आर्टिकल 29 सब क्लास 1 उसी के अंडर आता है। इसमें क्या किया, एक्सटेंड टू ऑल द सिटीजन, जैसे ये किसको दिया आर्टिकल 29 सी माइनॉरिटीज को, लेकिन 99 जस्ट जो सब क्लास 1 है उसमें हर सिटीजन को दिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट दैट वेदर दे बिलोंग टू मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, बट द वन कंडीशन इज दे मस्ट हैव अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ। अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ ना तो मेरी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज नहीं है। हिंदी एक बहुत कॉमन मेन स्ट्रीम लैंग्वेज है, वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी बहुत यूनिक स्क्रिप्ट है, जो हार्डली 1000 पीपल बोल रहे हैं, जो को बहुत ज़्यादा यूनिक होगी, उसको बचाने की बात चल रही है, उसकी स्क्रिप्ट बचाने की बात चल रही है, ऐसा कल्चर बचाने की बात चल रही है। फिर आता हमारा आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में क्या है कि ऑल माइनॉरिटीज, ठीक है, सभी माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। कोई भी माइनॉरिटीज है, डज नॉट मैटर माइनॉरिटी किसे बिलोंग करिए, रिलीजन माइनॉरिटी और लैंग्वेज माइनॉरिटी है, उसके पास ये राइट है कि वो क्या करे, अपना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए, उसको एडमिनिस्टर करे। लाइक आप मान सकते हो, एग्जाम्पल क्या हो गया, मुस्लिम से मदरसा हो गया, वो क्या कर सकते हैं, उसको बना भी सकते हैं, अपने हिसाब से चला भी सकते हैं। It is an absolute right for minorities to preserve its language and culture through the educational institution and cannot be subject to reasonable restrictions। सिर्फ ये फॉर्म क्या है, ये एब्सोल्यूट राइट खुद पूरा नहीं है, इसमें क्या कि उनके लिए एब्सोल्यूट बनाया गया कि हाँ वो इस केस में हम क्या करेंगे, उनको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे उनके इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। ठीक है, इसमें कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं आ रही हैं,
It is also the right of an education institution not to be discriminated against in the matter of state aid or the government that is under its management. ठीक है, ये मैंने आपको बोल दिया कि ये अभी भी आर्टिकल जो 17 है वही सिर्फ एब्सोल्यूट राइट है, और ये एक आर्टिकल के अंडर एक सब क्लास है जो कि उस सब क्लास को सिर्फ एब्सोल्यूट मान रहा है, पूरा का पूरा आर्टिकल नहीं है। इसलिए मेरे याद रखना कि सिर्फ 17 जो आर्टिकल है वही सिर्फ एब्सोल्यूट है। सिर्फ इस लाइन को देख के मत वो ये क्या है, एब्सोल्यूट राइट है, जैसे माइनॉरिटीज को प्रिजर्व करने के लिए बोल रहा है। इसके एक्सेप्शंस क्या क्या है, तो सेम सी बात है, दैट द इंस्टीट्यूशन मस्ट सीक टू कंजर्व द लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज कम्युनिटी व्हाट इज नेसेसरी इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द माइनॉरिटी ग्रुप। किससे एस्टेब्लिश होना चाहिए माइनॉरिटी, ऐसा नहीं है कि वो कोई मेजोरिटी ग्रुप है वो उसको बना रहा है, उसको कंजर्व करने नहीं करेंगे आर्टिकल 30 के अंदर आर्टिकल, ठीक है। इट मे इम्पॉर्ट रिलीजियस और सेकुलर एजुकेशन होली एंड अनकनेक्टेड विद द लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अगर आप इंपोर्ट भी कर रहे हो क्या, ये कोई भी चीज़ है, कोई भी अगर आप क्या कर रहे हो, बाई चांस आपने क्या किया, आप प्रोटेक्ट क्या कर रहे हो, आप कोई भी रिलीजियस एंड सेकुलर एजुकेशन जो कनेक्ट ही नहीं करती किसके साथ, जो मतलब जो लैंग्वेज ही नहीं है, स्क्रिप्ट ही नहीं है, कल्चर नहीं है, कुछ और है बस, मतलब मान लो कि कोई रिलीजियस आपकी गाइडलाइंस है या कुछ है, अगर वो भी आपकी यूनिक है, आप क्या कर सकते हो, उसको ना अंदर नहीं ला सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हम क्या कर रहे हैं, हम आपको रिलीजन और सेकुलर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपकी ना ये 3 क्राइटेरिया आपके नहीं मिलते तो आप उसको आर्टिकल 30 के अंदर प्रिजर्व नहीं कर सकते, ये उसके एक्सेप्शन है। द एडमिशन इनटू सच इंस्टीट्यूशन मस्ट बी confined exclusively to the member of the minority community and not to the single member of the majority community or other community should, ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 30 के इसके लिए बना हुआ माइनॉरिटीज, सिंपल सी बात और कुछ नहीं। देखो एक और कौन सी बात आ गई, अब आपने शायद 1-2 साल पहले ये शायद सुना हो, तभी मैं इससे बात करता हूँ। डॉक्टर नरेश अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें क्या हुआ था कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे क्या करते थे, 50% सीट जो ऑलरेडी क्या की जाती थी, फिल की जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और जो अदर 50% होते वो रिजर्व की जाती थी सिर्फ किसके लिए, मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए। तो पिटिशन डाली गई केस, ठीक है, जहाँ पे किसके द्वारा, हिंदूज के द्वारा, बाय द कास्ट, उन्होंने क्लेम किया कि दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ एडमिशन अगेंस्ट दैट 50%। उन्होंने बोला कि ये पहली जो रिजर्व 50 हो जाती है हमें उसमें मिल नहीं सकती, तो ये हमारे लिए खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है, ये माइनॉरिटी, क्योंकि अब इसको गवर्नमेंट हर चीज़ प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट इसको फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, और ये सिर्फ रिलीजन इंस्ट्रक्शन देने के लिए बना नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हर किसी का हक है इसमें जाने का। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, फॉलो द जजमेंट ऑफ अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और हेल्ड दैट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज नॉट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रक डाउन द अमेंडमेंट विच मेड इन द फेवर ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और उन्होंने बोला कि हाँ हर कोई जाके ये 50% रिजर्वेशन कर दो, खत्म। और आर्टिकल 31 जो हमारा है उसको पहले ही रिमूव कर दिया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंडर, आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है जो पहले इसमें होता था, इसको एक लीगल राइट बना दिया गया जो किसके अंडर आता है, आर्टिकल 300A के अंडर आता है। देखो, द आर्टिकल स्टेटेड दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी। इट वाज आल्सो मेंशन्ड दैट द कंपनसेशन वुड बी पेड टू द पर्सन हुज प्रॉपर्टी हैज बीन टेकन। आपने देखा ही होगा कि अगर कभी-कभी कोई सड़क बनानी हो या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का बनाना हो, वो आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टी ले लेते हैं और बाद में आपको कंपनसेशन प्रोवाइड। अब आ रहा है सभी फंडामेंटल राइट्स का बादशाह, क्योंकि इसके बिना ना फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल अधूरे। वो कैसे अधूरे, आपको मैं सब कुछ दे दूँ, मैं आपको आर्टिकल दे दूँ, मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड करूँ, मैं बोलूँ आपको आज़ादी मिल जाए, आपको रिलीजन की आज़ादी मिल जाए, हर चीज़ मिलनी चाहिए, बट मैं अगर वो मैकेनिज्म ही नहीं रखूँ देखने के लिए कि क्या आपको आज़ादी मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है, और अगर आपको आज़ादी अगर नहीं मिल रही है तो आप कहीं पे जाके कंप्लेन कर पा रहे हो, आपका ग्रीवांस रिड्रेसल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, जब तक कोई एक इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं होगा जो देखे कि हाँ आपको वो हर चीज़ मिल रही है, तब तक आपको मैं शेख चिल्ली कितना कुछ ही बोल दूँ डज नॉट मैटर। एक पीछे अथॉरिटी खड़ी होनी चाहिए जो क्या कर रही हो, जो चेक कर रही हो, जो देख रही हो क्या कि आपको ये सब चीज़ों का फायदा मिल भी रहा है, तब जाके वो फायदा है। और ये अथॉरिटी वो कौन है, कौन सी है, आर्टिकल 30, इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, अवर राइट्स आर वायलेटेड। देखो
हमारा जब कोई भी राइट वायलेट होता है, वी कैन सीक जस्टिस थ्रू कोर्ट्स, वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट दैट कैन इशू डायरेक्शन। ऑब्वियसली बात, हम क्या कर सकते हो, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि आप हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हम डायरेक्ट कहाँ पे जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हमारी मर्जी है। अदरवाइज और रिट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, रिट और ऑर्डर पास कर देगी। हम रिट्स के बारे में पढ़ेंगे, 5 टाइप की रिट्स होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आर्टिकल 32 सब क्लास ए प्रोवाइड फॉर द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 क्या बोलता है कि अगर आपको कोई राइट, अगर आपका फंडामेंटल राइट आपको नहीं मिल रहा है तो आपको क्या किया जाएगा, आपको यहाँ पे आइए, सुप्रीम कोर्ट है, आप हाई कोर्ट में आइए तो आपको सब कुछ जस्टिस मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट हैज बीन constitute as a constituted as a guarantor and the defender of the fundamental। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एक काम मिला हुआ कि आप अगर आप किसी का फंडामेंटल राइट्स पूरे नहीं हो रहे, किसी को हर चीज फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं मिल रही, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा ओनली फंडामेंटल राइट्स। देखो लेकिन एक और क्या बात है, जो रिट्स है ना 5 टाइप की, जैसे हैबियस कॉर्पस होगी, मैंडामस होगी, सर्शियरी होगी, इन सब के बारे में शायद आपने सुना होगा। जब आपके फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होते हैं, जब उनको कोई क्या करता है, वायलेट करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो, सुप्रीम कोर्ट उन 5 में से कोई एक रिट क्या करता है, निकालता है। ठीक है, जब वो रिट निकालता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट सी वो रिट कहाँ पे लगा सकता है, एनफोर्स कब वो कर सकता है, सिर्फ किसके केसेस में, अगर आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहे, और किसी केस में नहीं कर सकता। बट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो हाई कोर्ट है वो रिट्स ना, फंडामेंटल राइट अगर आपके वायलेट हो रहे हैं उसके लिए तो पास करेगा ही करेगा, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर बहुत केसेस में क्या कर सकता है, वो रिट को क्या कर सकता है, पास कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो हाई कोर्ट है उसकी ज्यूरिसडिक्शन ज़्यादा है, बहुत वाइड है सुप्रीम कोर्ट से व्हेन इट्स कम टू रिट। ठीक है, क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट पावर टू एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट आर नॉट एक्सक्लूसिव बट कंकरेंट विद द हाई कोर्ट। इसको एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वही सेम पावर हाई कोर्ट को भी मिली है फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड। हु हैज़ द पावर आर मेंशन अंडर आर्टिकल, क्योंकि जो हमें ऑब्वियसली बात है हाई कोर्ट को जो पावर मिली हुई, सॉरी सुप्रीम कोर्ट को जो पावर मिली है आर्टिकल 32 के अंदर, वो रिट पास कर सकता है। किसी का फंडामेंटल राइट अगर इन्फ्रिंज हो रहा है वो कह सकता है ऑर्डर पास कर सकता है। वही पावर हाई कोर्ट को किस आर्टिकल के अंदर मिली है, 226। ठीक है, और मैंने आपको अभी बता दिया क्या, कि जो हाई कोर्ट है उसकी हैज वाइडर ज्यूरिसडिक्शन देन द सुप्रीम कोर्ट, वो ज्यादा केसेस के लिए क्या कर सकता है, रिट पास कर सकता है। आर्टिकल 23 किसके लिए, फंडामेंटल फोर्स, आर्म्ड फोर्स के लिए, और उनके फंडामेंटल राइट्स। देखो आर्म्ड फोर्स को ना फंडामेंटल राइट्स इतने ज्यादा मिलते, क्यों, क्योंकि अगर एक आर्मी है, आर्मी वाला है, जहाँ कोई भी ब्यूरोक्रेट है, उन सबको तो पता होता है ना कि गवर्नमेंट के अंदर क्या चल रहा है। अगर उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड कर दें और वो सब कुछ बोलना स्टार्ट कर दें, उनको काम क्या दिया गया कि आपने जनता की सेवा करनी है, ना कि वहाँ पे जाके ज्ञान देना है। ठीक है, ज्ञान देने के लिए ऑलरेडी बहुत है, सिर्फ आपको क्या करनी है, जनता की सेवा। अगर वो भी बोलना शुरू कर दें, सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना छोड़ दें, तो गवर्नमेंट को चलाएगा कौन। तब भी क्या किया जाता है, Parliament is empowered to make any law determining to what extent any of the rights of the member of the armed force to be restricted or abrogated। ठीक है, आर्म्ड फोर्स में आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे जाके अंदर जाके यूनियन नहीं बना सकते, क्योंकि आर्म्ड फोर्स के पास फंडामेंटल राइट्स सारे, उनको कुछ मिल जाते हैं बट मैक्सिमम उनको नहीं मिलते। सिंपल सी बात। दिस इज टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज, ताकि वो कर सकते हैं अपनी ड्यूटीज आराम से दें। अभी आप देखो, एक तो आर्म्ड फोर्स हमारे लिए इतना कुछ करती है, उनको इन रिटर्न फंडामेंटल राइट्स भी नहीं मिल रहे। आर्टिकल 34 क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स व्हेन द मार्शल लॉ इज फोर्स्ड इन द एरिया। देखो जब मार्शल लॉ लगता है ना, जब आर्मी रूल आता है, तो क्या कर दिया जाता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो ये आर्टिकल उसके रिलेटेड है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्शल लॉ को डिफाइन नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन में, बस सिंपल सी बात करें, जनरल मीनिंग क्या है कि मार्शल लॉ इज द इम्पोजिशन ऑफ मिलिट्री रूल और मिलिट्री गवर्नमेंट इन्वॉल्विंग द सस्पेंशन ऑफ द सिविल लॉ। ये सिंपल सी बात है। 35 ए आपको पता है, अगर आप जे.एंड.के से रहते हो तो आपको इस आर्टिकल के बारे में पता है, और ये आर्टिकल क्या कर दिया गया, एब्रोगेट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, इसलिए हमें ये आर्टिकल पढ़ने की जरूरत थी।
तो इसके साथ हमारे क्या खत्म हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स। तो नेक्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ना है, डीपीएसपी के बारे में। तो आई होप ये सेशन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है किसी चीज़ को रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। तो अगर आपको कोई और टॉपिक के रिलेटेड भी अगर आपको डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, नीचे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। मैं उसके बारे में शायद कोशिश करूंगा, उस टॉपिक के बारे में मैं क्या कर दूंगा, क्लासेस ले लूँ। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया, आप उसमें जाके ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।